एनएम क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और आज अपन नए साल में सेकेंड ग्रेड का साइंस के लिए अपन फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपन पहले कुछ टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन चैप्टर वाइज देंगे। हम उनको फ्राइडे को अपन यहाँ पर लोड कर देंगे। उसके बाद हर संडे को उनका सॉल्यूशन कराएंगे। उसके बाद 18 जनवरी से हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट होगा। आप सब लोग को शुभकामनाएं और हमारी बधाइयाँ कि आप एनएम क्लासेस ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई। मैं रमेश कुमार शर्मा आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा और नवीन मित्तल सर जो हैं वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज अपन यहाँ एक अपने पेपर डाला है। इसमें फर्स्ट चैप्टर लिया अपन है यूनिट डायमेंशन और एरर वाला। ठीक है, तो इसमें अपन 30 क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा सॉल्व। सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको पहले अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था सेकेंड ग्रेड का, उसमें इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है। और पहले अपन मात्रक में एक आसान चैप्टर समझते थे कि छोटा सा मात्रक का मतलब समझते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन हो गया, है ना, दूरी का मात्रक मीटर हो गया। वो बहुत इनिशियल लेवल के क्वेश्चन है। आजकल क्वेश्चन जैसे पिछले पेपर को देखेंगे लेवल को, तो बहुत अच्छा लेवल आया मतलब। तो उसमें यूनिट डायमेंशन का जो क्वेश्चन आया ना, वो भी बहुत अच्छे लेवल का। सो एक बार देखते ही आप यूँ देख के टिक नहीं कर सकते क्वेश्चन को, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले वो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, उसको सोल्व अपन बाद में करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा चैप्टर के बारे में, बेसिक बता करके, और बाकी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद मैं चाहूँगा वो क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम आया, सेकंड ग्रेड में आया स्पेशली, वह कि इस पेपर में अपन जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कोई क्वेश्चन तो ऐसा है जो 20-20 बार पूछा हुआ किसी एग्जाम में। तो वो जो सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है उसको आप खुद करें अपन पहले एक बार पढ़ करके, उसके बाद तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन रखा मैंने इसको। देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास। ये लास्ट ईयर ही 2022 वाला जो सेकंड का पेपर हुआ था उसमें आया था। और सिंपल सा मात्रक का विमा का क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में आप पढ़ के देखोगे तो एक बार आप टेक नहीं कर सकते इसको। किसी वस्तु की विस्थापन x पर गतिज ऊर्जा k इक्वल टू bx/x² + a², इससे प्रदर्शित की जा रही है। यानी कोई गतिज ऊर्जा दे रखी है अपने को। गतिज ऊर्जा के बारे में गतिज से एक काल्पनिक सूत्र बना दिया मतलब। और इसमें कह रखा कि यदि b की विमाएँ LB, एक्चुअली सॉरी यहाँ गलत मिसप्रिंट हो गया होगा, ये जो है इसको आप m मान लेंगे, M, L और T इस तरह से। ठीक है, MA कैपिटल M, LB और T⁻C है। तो ABC तुल्य होगा, उनका भी एडिशन पूछा है, मतलब विमा ही नहीं पूछी, विमाओं का भी ऐड करके पूछा है इसने। तो क्वेश्चन को पूरा घुमा रखा है। एक गतिज ऊर्जा काल्पनिक सूत्र दे रखा है, उसमें हमको ये नहीं पता कि A और B क्या चीज़ है। X यहाँ एक दे रखा है विस्थापन, हमें केवल विस्थापन का मात्रक पता है, बाकी कुछ भी पता नहीं है। और उसमें भी B की विमा, ये जो क्वांटिटी है जो कि काल्पनिक क्वांटिटी कोई भी, उसकी भी विमाओं का योग पूछा है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि आपने देखा और वहाँ जैसे बल का मात्रक न्यूटन ने सो टिक कर डाला, ये नहीं है। पूरा आपको सोल्व करना पड़ेगा, इसके जो पीछे कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। तो अभी मैं इसको नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद आपको खुद इसको क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो अपन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन दिखाने का मतलब ये है कि अपन इसका एक एग्जाम का लेवल देखें कि धीरे धीरे फिजिक्स का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है। जब पहली बार ये पेपर आए थे 2011 में शायद पहला पेपर हुआ था, तब फिजिक्स बहुत आसान आई थी। उसके बाद जितनी बढ़तियाँ हुई है सब में धीरे धीरे पेपर को डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ता ही गया उसका। अब देखिए, तो
तो अपन यूनिट डायमेंशन सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ चैप्टर के बारे में कि मात्रक विमा क्या है। मात्रक का मतलब अपन ये सोचते हैं कि मात्रक तो है, उसको विमा को अपन रट लेंगे। जैसे बल का मात्रक रट लिया न्यूटन, वोल्टेज का विभव का मात्रक लिया वोल्ट। तो मात्रक आप कुछ के रट सकते हो, लेकिन विमा बिल्कुल किसी की रट नहीं सकते। और मात्रक भी जो मेन क्वांटिटी है, या अपन कह सकते हैं जैसे मूल राशि हैं उनको आप रट लोगे, और जो बहुत 2-4 फेमस राशि हैं उनको आप रट लोगे। लेकिन ऐसे हर राशि का मात्रक आप लिस्ट बना के नहीं रट सकते, और रट भी लोगे तो उसमें कोई समझदारी तो बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हो कि अपन सोचे कि आप बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, बहुत सारी किताबों में एक लिस्ट बनी होती है कि इस भौतिक राशि का ये मात्रक है, तो अपन एक साथ बैठ करके कि हाँ इस पार्ट को पहले निपटाते हैं, सबके मात्रक रट लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हो भी जाए याद, मतलब समझदार, इसमें कोई समझदारी नहीं होगी अपन मात्रक रट लिए। वो तो क्या है, हर चैप्टर में जो भी अपन भौतिक राशि पढ़ेंगे उसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो मात्रक आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो मात्रक व्युत्पन्न राशियों के आपको किसी का रटने नहीं है, चैप्टर पढ़ेंगे और धीरे धीरे उसको समय के साथ याद हो जाएगा। विमा हमें किसी की नहीं रटनी है। 1-2 बेसिक राशियाँ हैं जैसे बल है या ऊर्जा है, इनका आप विमा रट लेंगे तो उससे और का निकालना आसान हो जाएगा। तो वो 2-3 चीज़ों विमा रटेंगे, बाकी किसी की विमा अपन रटेंगे नहीं, और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करेंगे और हाथ के हाथ सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि रटेंगे तो एक दिन में सब बिल्कुल वापस साफ हो जाएगी। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, अब थोड़ा सा समझ लो कि मात्रक पद्धति जो है, इसके लिए अपना कितनी पद्धतियाँ हैं, 3 मात्रक पद्धति चल रही है इसमें, ठीक है। मात्रक को 3 पद्धतियाँ हैं, उसमें एक थी पहले MKS, दूसरी CGS जो आप सब जानते हो, थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ और कोई ऐसी बात नहीं, और तीसरा है SI। ये 3 पद्धतियाँ क्यों देनी पड़ी, क्योंकि MKS पद्धति में मीटर, किलोग्राम और सेकंड था। ये 3 मात्रक हैं। पहले भौतिक राशियाँ कम ज्ञात थी, जैसे धारा की खोज ही नहीं हुई थी, ताप को अपन नापने नहीं लगे थे, तो उस समय जो भौतिक राशियाँ थी, विशेषकर जो पार्टिकल डायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे या जो चीज़ें थी, उनके बारे में उनकी चीज़ों को बताने के लिए हमको इन 3 मात्रकों से हमारा काम चल गया। तो ये 3 मूल मात्रक माने गए। MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये 3 मूल मात्रक हैं। और बाकी राशि जो उस समय ज्ञात थी उनका इनसे ही आपस में गुणा भाग करके कुछ नए मात्रक बना लिए। कुछ जैसे बेसिक चीज़ें हमारे पास होती है ना, जैसे हलवा बनाना है तो आटा हमारे पास होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए, घी होना चाहिए, उनसे मिला करके आपस क्या कर सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। उसी आटे के अपन रोटी बना सकते हैं, उसी आटे से पकौड़ी। तो चीज़ों को कॉम्बिनेशन बदलना पड़ता है। तो ऐसे ही 3 राशियों को मूल राशि मान लिया गया, और उन 3 मूल राशियों के 3 मूल मात्रक हो गए। और उन 3 मूल मात्रकों से अपन और जो उस समय तक ज्ञात भौतिक राशियाँ थी उनके अपने उनसे व्युत्पन्न मात्रक बना लिए, यानी उनको गुणा भाग करके। जैसे दूरी में समय का भाग दोगे आप तो वेग आ जाएगा, चाल आ जाएगी। तो उनके मात्रक से ही दूरी और समय के मात्रक से किसका मात्रक आ जाएगा, वेग का, चाल का मात्रक भी आ जाएगा। तो इस तरह से इनसे काम चल गया। फिर उसी का अगर मान लो कोई भौतिक राशि बड़ी छोटी भी हो सकती है, जैसे मान लो दूरी थोड़ी ज़्यादा है तो मीटर में नाप रहे हैं, कम दूरी है तो सेंटीमीटर में नाप लेंगे। ऐसे ही ग्राम वजन ज़्यादा है द्रव्यमान तो किलोग्राम में नाप रहे हैं, छोटा है तो ग्राम में नापना पड़ सकता है। तो उसी का एक दूसरा पार्ट हो गया CGS पद्धति, कि अगर किसी भौतिक राशि का अलग अलग पद्धति में मान के उसकी जो क्वांटिटी है, परिमाण है, उसके हिसाब से अपन मीटर की जगह सेंटीमीटर, किलोग्राम की जगह ग्राम और सेकंड की जगह सेकंड लेना पड़ता, तो वो दूसरी पद्धति हो गई। लेकिन जैसे समय के साथ बहुत सारी और भौतिक राशियाँ ज्ञात हुई, सपोज धारा की खोज हुई, अब धारा का मानना पड़ेगा, तो उस धारा का इनसे कोई संबंध ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका घर में आटा पड़ा है, मैंने कहा हलवा बनाना आपको, तो आटा, घी और चीनी, पानी से काम चल गया। लेकिन अब आप हलवा बनाना तो उससे काम चला सकते हो, लेकिन आपको चाय बनानी है तो आटे से चाय तो नहीं बन सकती ना, उसके लिए आपको दूध लाना ही पड़ेगा, मूल चीज़, उसके लिए पत्ती लानी पड़ेगी, चाय पत्ती लानी पड़ेगी। तो ऐसे जब धारा की खोज हुई तो कहने वाला आपको इन भौतिक राशियों से काम ही नहीं चल रहा था, तो फिर आपको नई भौतिक राशि को आपको मूल राशि के रूप में मानना पड़ा। तो धारा एक मूल राशि जोड़ दिया अपन ने। ऐसे टेम्परेचर नापना था मान लो आपको, तो टेम्परेचर का भी इनसे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं था, तो टेम्परेचर नापने के लिए केल्विन एक नया मात्रक मूल मात्रक में जोड़ना पड़ा। ऐसे ज्योति तीव्रता की लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, तो उसकी तीव्रता कितनी है उसको नापने के लिए कैंडला नया मात्रक लाना पड़ा। ऐसे ही पदार्थ की मात्रा कि जैसे सपोज आपने कोई लोहे का टुकड़ा ले लिया तो उसमें लोहे के परमाणु कितने हैं उनकी संख्या पता लगानी है, या आपने कार्बन इकट्ठा कर लिया तो उसमें कार्बन के परमाणु कितने, उनकी संख्या पता लगानी है, तो उनका भी इनसे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं था, तो उसके लिए मोल के रूप में नया मात्रक लाना ही पड़ा। तो ऐसे समय के साथ जब और भौतिक राशि खोज हुई तो MKS पद्धति के 3 मात्रकों में 4 और नए मात्रक जोड़ करके 7 मूल मात्रकों वाली कौन सी पद्धति आ गई, SI पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल। तो 7 मूल मात्रक हैं, और अब तक जितनी भौतिक राशि ज्ञात है उन सबको उन्हीं 7 से मिला करके उनको गुणा भाग करके नया मात्रक बना लेते हैं। यानी अब तक जितनी भौतिक राशियाँ ज्ञात है उनके लिए उन 7 राशियों से काम चल रहा है। इन फ्यूचर जैसे मान लो कभी और नई भौतिक राशि आ गई, उनका इन 7 से भी कोई संबंध नहीं है, तो उसके लिए कुछ नया मात्रक देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो ये 3 पद्धतियों की बात हुई। अब इसके अलावा दूसरी अपन बात करेंगे कि
करिए। एक होता है अपना क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपको मात्रक हो गया, ये 3 पद्धतियों की बात हो गई। अब 3 पद्धतियों में मात्रक रटने ज़्यादा किसी के नहीं है। चैप्टर जब पढ़ेंगे तो भौतिक राशि का मात्रक धीरे धीरे अपन को वैसे ही रट जाएगा। कोशिश ज़्यादा नहीं करनी है मतलब रटने की, कुछ बेसिक चीज़ें वो रट जाएंगे, बाकी का अपन बना सकते हैं। ऐसे ही विमाओं के लिए रटने कोई बात नहीं। दूसरी बात है कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में मान निकालना है। जैसे बल का मान है, सिंपल सा आपको दे रखा है बल, सपोज आपको दे रखा 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन को इसको सीजीएस पद्धति में बदलना है। ठीक है, तो सीजीएस में बदलने क्या करेंगे, ये कौन सी पद्धति में होगा, एसआई सिस्टम कर सकते हो। एमकेएस भी एसआई का ही छोटा पार्ट है, तो एमकेएस और एसआई तो आप एक ही मानिए, एमकेएस छोटा भाग था, एसआई उसका बड़ा रूप है, लेकिन सीजीएस अलग है। तो इसका सीजीएस पद्धति में मान निकालना हो, बल को बदलना है 5 न्यूटन को इसमें, तो उसमें कैसे बदलेंगे। अब अपन 11वीं बार में क्या वो छोटा तरीका होता है कि n1 u1 = n2 u2, कि अगर किसी एक भौतिक राशि में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और उसका मात्रक u1 है, तो दूसरी पद्धति में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 होगी और यूनिट उसकी u2 होगी, और उन दोनों का गुणनफल सेम होता है। तो इससे अपन करते हैं साहब, एक जैसे 5 न्यूटन पता है 5, और ये न्यूटन पता हो गया। दूसरा n2 अपन को पता करना है और उसका यूनिट अपन को निकालना पड़ेगा, और उस यूनिट में इस यूनिट संबंध पता होना चाहिए। न्यूटन जो है तो 5 न्यूटन की जगह जब तक आप ये तो क्या है कि जैसे किसी वैज्ञानिक के सम्मान में इसको न्यूटन करने लगे, लेकिन जो उसको मूल मात्रक में लिखना पड़ेगा। जब आपको एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में मान बदलना है तो किसी भी भौतिक राशि के मान को उसके मूल मात्रकों के रूप में लिखना पड़ेगा। न्यूटन लिखने से काम, या तो आपको न्यूटन का डायरेक्ट पता होना चाहिए सीजीएस में, अन्यथा अपन न्यूटन की जगह क्या कर सकते हैं, इसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लिखना पड़ेगा। और इधर आपको n2 गुणा u2 ये किस में निकालना पड़ेगा, ग्राम, इधर सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो फिर अपन को पता होना चाहिए कि किलोग्राम में ग्राम कितना है, मीटर में सेंटीमीटर कितना है, सेकंड से सेकंड कितना होता है, इस तरह से। लेकिन ये इतना लिखने का तरीका जो है पुराना बेसिक तरीका है, जो 11वीं क्लास में काम आता है सब्जेक्ट क्वेश्चन में। अपन न्यूमेरिकल इस तरह से नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल सीधा ही अपन चेंज करना कैसे सीखेंगे वो देखो आप। तो क्या चक्कर है भाई रे, सपोज जैसे मैंने लिखा भी आपको एफ दे रखा, सपोज कितना दे रखा है 5 न्यूटन। ठीक है, अब न्यूटन का मतलब एसआई पद्धति का मात्रक है, इसको अपन को चेंज करना है सीजीएस में। तो मैंने एक तो कहा कि आपको न्यूटन और सीजीएस में मात्रक उसका होता है गाउस, वो सॉरी इसका डाइन हो गया, न्यूटन तो हो गया एसआई पद्धति का मात्रक बल का, और सीजीएस में कौन सा है, डाइन। तो 1 न्यूटन कितना डाइन होता है वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन सब कैसे डायरेक्ट नहीं रख सकते, तो बेसिक मात्रक को ध्यान रखना आपको, उसे चेंज करना आसान रहेगा। वो कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सा। तो ये 5 को तो 5 लिख लेंगे, न्यूटन को आप खोल करके किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ये आपने लिख लिया, इसको खोल करके बेसिक मात्रक के रूप में। अब चेंज करना हमको सीजीएस में। तो सपोज आपको न्यूटन का डायन में चेंज करना भूल गए, तो हमको ये तो पता होता है बचपन से किलोग्राम में ग्राम कितना होता है, मीटर में सेकंड कितना होता है, तो बस उसको लिख दो कि एक ये यहाँ ये 5 को तो 5 लिख दिया, अब कुछ नहीं छेड़ना इधर। बस आप अब इसको क्या समझ लो, 1 किलोग्राम, ये 1 मीटर और ये 1 सेकेंड। तो 1 किलोग्राम को चेंज करना है हमें किस में, ग्राम में। तो किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम हो गया। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गया। और मीटर है 1 मीटर, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड का सेकंड होता है, 1 सेकंड में यहाँ भी सेकंड स्क्वायर आएगा, तो ये भी सेकंड स्क्वायर हो गया। अब उसको आप इजीली कर लो 5, और ये 0 0 तो 3 0 हो गई, 2 0 कितना होगा 5 0, तो 10 की पावर 5। और मात्रक को एक साथ लिख दो, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया 5 गुणा 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका बल का सीजीएस पद्धति मान आ गया। और इस ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर इसी को क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। तो 10 की पावर 5 गुणा डाइन हो गया। और वैसे अगर डायरेक्ट आपको याद होता है तो न्यूटन, तो 1 न्यूटन में कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो 5 न्यूटन में कितना हो गया, 5 गुणा 10 की पावर 5 डाइन हो गया। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये अपन को एक मैंने तरीका बताया। उल्टा भी हो सकता है, हमको ये ऑलरेडी दिया हुआ और इसमें चेंज करा रहा हो, तो वो भी चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, डाइन को न्यूटन में चेंज करना। तो मेरा कहने वाला अपन अभी कोर क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं पेपर में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, जिसमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट को कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तीसरे तरह क्वेश्चन आता है इसमें,
एक क्वेश्चन आता है जैसे आपसे कह दिया जाएगा कोई भी काल्पनिक सूत्र बना सकता है या वास्तविक सूत्र भी हो, आपसे कहते हैं इसमें दिया गया बल का सूत्र कौन सही, 4 ऑप्शन आए, चारों में बल के लिए 4 सूत्र लिखे हुए, या कोई इस तरह जैसे आवर्तकाला सूत्र कौन सा है। अब आवर्तकाला कई सारी भौतिक राशि संबंध है, या चुंबक क्षेत्र का सूत्र कौन सा है, सही सूत्र पूछता है। मतलब तो सही सूत्र में आपको जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 चीज़ें हैं, लेफ्ट और राइट में, उन दोनों का लेफ्ट साइड और राइट साइड उन दोनों की यूनिट सेम हो जानी चाहिए बस। तो उसका मतलब वही सूत्र सही होगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला राशि और राइट हैंड साइड का राशि क्या होना चाहिए, मात्रक सेम हो। समझ आ रही बात। जैसे आपको t इजिकल टू 2π√L/g एक दे दिया, एक ऑप्शन ये है, और चेक करना कि मात्रक से सही है कि नहीं है। तो हमें ये t आवर्तकाल है, आवर्तकाल वाला समय ही है, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड इजिकल टू द 2π है, 2π तो राशि वो है अंकिक मान है, इसका कोई मात्रक नहीं है। लेकिन L क्या हो गया, दूरी हो गई, तो दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर अपॉन g, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे कोई सा त्वरण, त्वरण का मात्रक वही होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, ये बटा के नीचे बटा होता है ना, तो ये बटा होकर फटाफट ऊपर आ जाता है, और अंडररूट है ऊपर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और सेकंड स्क्वायर ऊपर आ गया, उसका अंडररूट कर दिया। सेकंड स्क्वायर का अंडररूट क्या हो गया, सेकंड। यानी इस राशि का मात्रक भी क्या आ गया, सेकंड, और इसका मात्रक भी क्या है, सेकंड। तो दोनों का मात्रक सही है, इसका मिल गया, इसका मतलब सूत्र क्या है, सही है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा कि इसका सही सूत्र क्या है, और वो आपको मात्रक से चेक करना है। जैसे अपने क्वेश्चन दिया उसमें पूछा इस तरह क्वेश्चन, उसमें 4-5, अब वो कोई भी बड़ा जटिल सा सूत्र बना देते हैं और वो सूत्र हमको याद नहीं होता है, तो लेकिन उसको किससे चेक करना है, मात्रक से ही चेक करना होता है। ठीक है ना। तो ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। अगली बात, और ये तो अपन केवल क्वेश्चन सोल्व कर इसमें थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ कि चलो थोड़ा सा आइडिया हो जाए मात्रक वगैरह के बारे में, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। बाकी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो प्रॉपर और क्वेश्चन लेकर के साथ में इसको करते चलेंगे। एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि मात्रक जो है अपन कौन सी भौतिक राशि को जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं कि सपोज मेरा वजन जो है वो 80 kg है। कितना वजन है, 80 kg। m = 80 किलोग्राम। ठीक है, इतना क्या लग रहा हूँ, मतलब जो भी है। हाइट मेरी जो है वो मान लीजिए 6 फीट है, और अभी समय जो हो रहा है वो अभी मुझे पढ़ाते हुए मान लो 15 मिनट हो गए, और मेरी जेब में मान लीजिए रुपीज़ कितने, 100 रुपये मान लो आप। तो ठीक है, इन सबको ऐड करके बताओ कितना जो है। वजन कितना है 80 kg, हाइट कितनी है 6 फीट, टाइम कितना हो गया 15 मिनट, और जेब में कितने रुपए 100 रुपये। इनको ऐड करना कितना आएगा, ऐसे जोड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अलग अलग भौतिक राशियां हैं, इनका मात्रक क्या है, अलग अलग है। तो जो अलग अलग मात्रक वाली राशियां होती है उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। यानी ऐड उन्हीं को कर सकते हैं जिनके मात्रक समान हो, या घटा उसको सकते हैं जिनके मात्रक समान हो। ये द्रव्यमान में द्रव्यमान जोड़ सकते हैं, वजन में वजन ही जोड़ सकते हैं, वजन में लंबाई नहीं जोड़ सकते, लंबाई में लंबाई जोड़ सकते हैं, बल में बल ही जोड़ सकते हैं, चुंबक क्षेत्र नहीं जोड़ सकते, चुंबक क्षेत्र में चुंबक क्षेत्र जोड़ सकते हैं, विद्युत क्षेत्र नहीं जोड़ सकते। तो कोई भी जटिल सा सूत्र लिखा हो, अगर उसमें मान लो कुछ भी काल्पनिक राशियां भी है, अगर उनको ऐड किया हुआ है, मतलब उनका मात्रक क्या है, समान है। सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, एक में से दूसरे को घटा रखा है, तो चले आपको उस राशि का नाम नहीं पता है, काल्पनिक राशि हो सकती है, ए बी की फॉर्म में हो सकती है, लेकिन उसका मात्रक सेम है। लेकिन गुणा और भाग किसी का भी किया जा सकता है, तभी तो नए मात्रक बनते हैं। व्युत्पन्न मात्रक गुणा और भाग करने से बनते हैं, प्लस माइनस करने से नहीं बनते। जैसे अपन चाल का निकालते हैं तो चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय यानी दूरी का मात्रक और समय का मात्रक, इसमें इसका मात्रक का भाग दिया तो इसका मात्रक आ जाएगा। तो मात्रकों को गुणा या भाग किया जा सकता है। ठीक है, एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते। दूसरी बात कि कुछ राशियाँ ऐसी होती है, जैसे अपन लॉग लेते हैं किसी चीज़ का, तो लॉग वाली राशि का कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रकहीन होगी। चरघातांकी गुणांक के ऊपर कोई चीज़ है तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रकहीन राशि। चरघातांकी के ऊपर जो सपोज ऐसा लिखा हुआ है e⁻⁻λt, ये चरघातांकी गुणांक कहलाता है। आपको रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में आएगा इस तरह का। तो इसमें जो इस चरघातांकी गुणांक के ऊपर ये है, ये पूरी राशि ये क्या कहलाएगी, मात्रकहीन होगी ये। इसका मतलब ये लैम्डा इसका मात्रक है, टी का मात्रक है, लेकिन दोनों के मात्रकों का जो गुणनफल है उसका कोई मात्रक नहीं आएगा, यानी कि पूरी राशि क्या हो जाएगी, फिर मात्रकहीन हो जाएगी। अपन किसी का आगे लॉग लेते हैं तो लॉग कुछ भी करा m/n,
तो इसमें m का कुछ मात्रक हो सकता है, n का कुछ मात्रक हो सकता है, नहीं m बटा n इस पूरे अनुपात का कोई मात्रक नहीं होगा, तो log m बटा n का भी कोई मात्रक नहीं होगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में जैसे साइन का आगे कुछ लिख रहा है, साइन ओमेगा टी लिखा सपोज, बहुत सारे ऐसे सूत्र आएंगे अपने, ठीक है, उसमें आते हैं। तो जैसे x इजिकल टू a साइन ओमेगा टी, SHM में क्वेश्चन आता है सरल आवर्त गति वाले में। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस इनके आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो पूरी भी क्या होती है, मात्रकहीन होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ओनली ओमेगा ही मात्रकहीन है, ओमेगा और टी दोनों गुणनफल मिला के क्या है, मात्रकहीन। इस साइन कोस के आगे जो भी लिखा है पूरी संख्या ये पूरी मात्रकहीन होगी, यानी ओमेगा का मात्रक होगा, टी का मात्रक होगा, इन दोनों के मात्रकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा। तो ये विशेष बात ध्यान रखनी है। तो चरघातांकी वाला, लॉग वाला, साइन वाला, इस तरह का, या कोई समान भौतिक राशियों का अनुपात है, जैसे अपवर्तनांक निकालते हैं, तो निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम प्रकाश के वेग का अपवर्तनांक मात्रक होगा। तो दोनों वेग ही तो हैं, निर्वात में हो चाहे माध्यम में हो, तो वेग का अनुपात वो भी क्या हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो वो भी घनत्व का अनुपात होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा। इस तरह से तो ये दो चार बातें ध्यान रखनी है, और कोई नहीं इसमें। तो अब अपन एक एक करके इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, और जो क्वेश्चन के साथ में आ जाएगा वो अपन करते रहेंगे। ज़्यादा जटिल जो जैसे कोई बहुत सारे नियतांक होते हैं, स्टीफन नियतांक हो गया या कोई इस तरह का और गुणांक हो गया, उसका मात्रक घटने की कोशिश नहीं करनी। हमको कौन से सूत्र में काम आता है, ये शांता गुणांक है तो शांता गुणांक का मात्रक पूछेगा। अब ऐसे तो 50 संग वो हैं, मतलब विशेषतः गुणांक होते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट राशियाँ होती है, उनके कब तक मात्रक अपन याद करेंगे। तो हमें उनका सूत्र पता होना चाहिए कौन सूत्र में काम आता है। तो उसमें कुछ गुणांक है, उसके अलावा बाकी जो राशियाँ होती है बहुत जानी पहचानी से राशियाँ होती है, इसमें बल भी आ रहा है, दूरी ऊर्जा आ रही है, समय आ रहा है, विस्थापन, उनसे मिला के इस मात्रक को अपन याद कर लेंगे और उससे अपन इसकी विमा बना लेंगे। तो कोई रटने की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास है अब पहला अपन क्वेश्चन है स्टीफन नियतांक सिग्मा का मात्रक क्या है। तो स्टीफन नियतांक बहुत सारे मात्रक दे रखे हैं। अच्छा, मात्रक कई रूप में दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर W लिखा हुआ है, ये W का मतलब यहाँ पर क्या है, W मीटर माइनस ये मीटर माइनस 2 K⁻⁻1, ऐसे यहाँ पर भी W मीटर स्क्वायर K⁻⁻4 इसने दे रखे हैं। तो W क्या चीज़ है, अपन मूल मात्रकों में तो क्या देखते हैं कि जैसे M मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, एम्पियर, केल्विन, कैंडला और मोल, ये 7 ही मूल मात्रक है। फिर W नया क्या चीज़ आ गई, तो ये थोड़ा सा अपन को पढ़ते पढ़ते अभ्यास से पता लगा कि W कई बार शक्ति का जो मात्रक है वॉट, उस वॉट के रूप में यहाँ W लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर W एक तरह शक्ति का मात्रक है। अब सिग्मा का मात्रक निकालना है, रटा हुआ नहीं है या रट गया है तो भूल गए मान लो इन टाइम पे, तो थोड़ा बहुत डेरिवेशन हाथ क्या तो अपन को पेपर में करनी आनी चाहिए, सब कुछ रटी हुई नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिग्मा कहाँ आता है, तो सिग्मा विकिरण वाले चैप्टर में आपके काम आता है। इसमें कोई कृष्णिका है, उसके लिए कोई कृष्णिका के लिए एक सूत्र आता है E की पावर सिग्मा इंटू E इक्वल टू सिग्मा इंटू T⁴। हाँ नहीं, तो ये E जो है ना, ये क्या है, एकांक एरिया से यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में निकलने वाली एनर्जी होती है। यूनिट एरिया से यूनिट टाइम यानी एकांक एरिया से एकांक समय में निकलने वाली उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण की ऊर्जा है वो E होती है। यानी E ओनली ऊर्जा नहीं है, केवल ऊर्जा नहीं है, वो कौन सी है, एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली, यानी कि ऊर्जा के अंदर ऊर्जा वो भी कौन सी, एकांक क्षेत्रफल से, तो इसमें क्षेत्रफल का भाग लग जाएगा, एरिया से डिवाइड कर देंगे, और वो भी एकांक समय में, यानी प्रति सेकंड कितनी निकलेगी, तो प्रति सेकंड कितनी निकलेगी तो उसमें समय का भी भाग दे देंगे। तो ये वाली चीज़ है ये E, ये E शुद्ध ऊर्जा नहीं है जिसका मात्रक जूल होता है, वो नहीं है, ये ऊर्जा बटा क्षेत्रफल बटा समय है, ये आपको ध्यान रखना। अब ये बात ध्यान रखिए, तो फिर सिग्मा का मात्रक, इधर T जो है वो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। कई बार केल्विन की जगह थीटा भी लिखा हुआ मिल सकता है इसमें, टेम्परेचर को यहाँ जैसे सूत्र है नहीं K, तो K की जगह थीटा भी लिखा हुआ आ जाता है इसमें, कंफ्यूज नहीं हो, थीटा यहाँ कोण नहीं है, वो K की जगह प्रयुक्त कर लिया जाता है, पर्यायवाची इसका एक तरह से। तो अब आपको सिंपल से पता लग गया। अब इसमें अब आप देखोगे ऊर्जा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जब भी पढ़े ना अपन, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन जरूर पढ़ने चाहिए। हम मान लो ऊर्जा का मात्रक जूल लिख के बैठे हैं और हमको लग रहा है इसमें जूल कहीं आ ही नहीं रहा, क्या करूँ, कन्फ्यूज हो रहे हैं वहाँ।
तो कई बार क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पढ़ने से हमारा दिमाग अपने आप तुरंत उस ओर चला जाता है कि भाई अपन को यार इस रूप में निकालना है। यहाँ ये स्टीफन नियतांक है, इसमें ऊर्जा तो आती है लेकिन ऊर्जा जूल नहीं दे रखा, तो डब्लू दे रखा है। डब्लू का मतलब ये वाट की बात कर रहा है, और वाट होता है मात्रक शक्ति का, और शक्ति होती है जूल बटा सेकेंड। तो जूल बटा सेकेंड मतलब ऊर्जा का, जूल किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का। तो इसका मात्रक जो जूल है ना, ये जूल बटा समय वाला जो मात्रक है, ऊर्जा बटा समय वाला मात्रक, यानी ऊर्जा अपन इसको कर ले, एक मिनट। तो ऊर्जा उसका मात्रक क्या हो गया? जूल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड। तो जूल बटा जो सेकेंड है ना, यही क्या होता है? वाट। यानी इस ई का मात्रक क्या हो गया? वाट बटा मीटर स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। तो ये वाट बटा मीटर स्क्वायर, यही मात्रक होगा इसका। तो ई का मात्रक क्या? वाट बटा मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, इसका पता करना है, इंटू टी की पावर 4, ये केल्विन घात 4 होगा। इसको इधर लाएंगे, जो इधर गुणा के रूप में है वो इधर आकर के भाग के रूप में आ जाएगा। तो वाट बटा मीटर स्क्वायर गुणा टी की पावर 4 हो जाएगा। तो वाट तो वाट आ ही रहा सब में, यानी वाट मतलब डब्लू। इसको अगर इस रूप में लिखेंगे तो डब्लू, और मीटर ये सब इसमें एक ही लाइन में दे रखे हैं, ऊपर ला रखें, बटा के रूप में नहीं था, नहीं सबको ऊपर लाना पड़ेगा। नीचे मीटर स्क्वायर है तो ऊपर क्या हो जाएगा? मीटर की पावर -2 हो जाएगा। और टी को केल्विन लिखेंगे तो केल्विन की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक तो देखो आपको ऑप्शन थोड़ा सा तो डायरेक्ट, अगर इस सूत्र को इतना हल करने से पहले अपन ये तो समझ रहे हैं कि टेम्परेचर की पावर 4 आ रही है, तो टेम्परेचर का मतलब केल्विन की पावर तो 4 तो आनी चाहिए, और वो इसका निकालना सिग्मा का, तो ये तो इधर चला जाएगा, तो केल्विन की पावर 4 इधर चली जाएगी, तो ऊपर जब लाएंगे तो केल्विन की पावर -4 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। मतलब अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं पूरा तरीका अपना है, ऑप्शन हमारी बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने में। हमें पहले ऑप्शन में बहुत गौर करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ा और फिर उसको अपने साथ सोल्व करना चालू कर देते हैं, जबकि पहले ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन देखो, उससे अपन को क्या मदद मिल सकती है। तो एक तो उसमें डब्लू दिख रहा है, यानी आपको जूल के चक्कर में नहीं पड़ना, वाट के रूप में लाना है। दूसरा टेम्परेचर की पावर 4 आ रही है तो केल्विन की पावर 4 वाला ऑप्शन आएगा, तो ये तो केल्विन के पावर माइनस बना रहा है, तो वैसे गलत हो गया। इधर केल्विन -4 और +4 दिख रहा है, तो सिग्मा का जब निकालना है तो टी तो इधर जाएगा, और टी जब इधर जाएगा तो केल्विन की पावर 4 नीचे आ गई, और इसको ऊपर लाएंगे तो केल्विन की पावर क्या जाएगी? -4, यानी केल्विन की पावर -4 ये है और ये है, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन तो काट दिए। अब मान लो आपको अगर बाई द इस जूल का और इस वॉट का कोई शत्रुना नहीं बैठा, नहीं समझ में आया, तो अगर तुक्का भी लगाना है तो क्या करना है? इन दोनों ऑप्शन टिक लगाना है। और जब अपन को ये क्वेश्चन श्योर हो जाए अपन कि यार इसमें ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, पक्की बात है, आप 100% ये श्योर हो गए इसमें ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, अब इन दोनों में कन्फ्यूजन चल रहा है, आप कन्फर्म नहीं हो पा रहे, तो आप इसको छोड़ के नहीं आना, क्योंकि तुक्का जरूर लगा के आना है। समझ आ रही बात? एग्जाम में ये भी जरूरी है, तुक्का लगाना भी जरूरी है। तुक्का वो नहीं लगाना कि जिसमें 4 ऑप्शन का पता है, हवा नहीं चल रही है, अपने लग रही है अपने को, और ऐसे लगा दिया जय बजरंगबली चौथा ऑप्शन। वो जय बजरंगबली मेथड काम नहीं करेगा यहाँ। इन 2 में से एक जब लगाओ तब बजरंगबली का नाम याद ले लो। मेरा कहना है मतलब कि अपन जब 2 क्वेश्चन ऑप्शन अपने काट दिए तो बाकी 2 में आप 50-50 का चांस है, उसमें रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि पूरे पेपर में ओवरऑल आप 100% श्योर जिन क्वेश्चनों पर होते हैं ना, वो 60-70% क्वेश्चन ही होते हैं। बाकी 10-20% क्वेश्चनों में थोड़ा वो कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है। अगर आप 10 क्वेश्चनों में रिस्क लेते हो तो उसमें से अगर आपके 8 क्वेश्चन भी गलत हो गए ना, 7 भी गलत हो गए ना, और बाकी 3 भी सही हुए, तो तब भी आपके नंबर 1-2 आएंगे ही, मतलब खाते में जुड़ेंगे नंबर आपके, तो बेनिफिट रहता है उसका। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के इसकी रिस्क लेनी चाहिए। तो समझ आई बात? तो यहाँ पर सिग्मा ये स्टीफन नियतांक है। अब इसका मात्रक रटने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश करो तो रट जाएगा, लेकिन रटना बिल्कुल भी नहीं है, इसमें समय नहीं खराब करना रटने में। आपको इतना सा हाथ के हाथ सोल्व करना आना चाहिए, इससे हमारी आदत बनेगी। और कितनी चीज़ों को रटेंगे, वो यही क्वेश्चन हो तो हम रट लें, ऐसे हजारों मात्रक बनते हैं तो हमको रटना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मात्रक हो गया इसका? वाट मीटर की पावर -2 के की पावर -4, तो ये वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कैसे? हाँ रहता है। तो अब मैं कहता हूँ रट, तो अब आप भी लोग, अब आपको एक ही क्वेश्चन करके आना हो ना कि भैया यही आएगा, तो रट लेंगे। अब ऐसे सैकड़ों मात्रक है, किसी से रट लोगे आप, और जो सामने क्वेश्चन आएगा ना तो एग्जाम में से कुछ भी रटा हुआ याद नहीं आता है। रटनी चीज़ रटेंगे, लेकिन जो चीज़ हाथ के हाथ सोल्व कर सकते हैं वहाँ, वो आपको वहीं सोल्व करनी चाहिए, है वही। तो इसलिए तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए 30 क्वेश्चन दिए, 30 क्वेश्चन आप मान के लो, हर क्वेश्चन अपना कुछ न कुछ सिखाएगा। अब इसे मैं आगे चुंबकीय वाला को आएगा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के, उनके बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले मात्रक हैं, वेबर, टेस्ला, गाउस, मैक्सवेल, या भी
अब कभी वेबर की जगह अपन गाउस याद आएगा, गाउस की जगह टेस्ला याद आएगा, टेस्ला की जगह मैक्सवेल याद आएगा, तो उसकी अपन ट्रिक से याद कर रखा है कि कौन का क्या मात्रक हो सकता है। दाब के बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल भी होता है ना, mm ऑफ Hg भी होता है, टोर भी होता है, बार भी होता है। अब उनको कन्फ्यूज होता है कौन एक बार के बराबर कितना टोर होता है, एक टोर के बराबर कितना mm ऑफ Hg होता है, उसके अपन ट्रिक से याद कर रखा है। बहुत सारी ट्रिक भी अपन हाथ के हाथ में बताऊंगा। तो जो चीज़ रटने की है उसको अपन रटेंगे, लेकिन जो चीज़ हाथ के हाथ वहाँ अगर एक आध सेकंड 2 5 10 सेकंड खर्च करके अगर वहाँ सोल्व कर सकते हैं, उसको जरूर वहीं सोल्व करनी चाहिए, रट के दिमाग में बोदरिंग नहीं रखनी चाहिए अपने। ठीक है ना। चलो अपने अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे ये प्रकाश की किरण की तरंग दैर्घ्य दे रखी है आपको 0.0006 स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब मीटर होता है। ऐसा ही पद्धति में 7 मात्रक है, 7 मात्रकों में से भी आप ध्यान रखें कि केल्विन और एम्पियर ये 2 मात्रक ऐसे जिनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बाकी सब के सब स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं। तो स्मॉल लेटर में एम लिखने का मतलब ये मीटर है। कई बार ये भी कंफ्यूज होता है यार, स्मॉल एम लिखा तो क्या पता मिलीमीटर हो, बच्चे मिली मतलब छोटा लगता है, मीटर बड़ा लगता है, तो बड़ा यार मीटर होता तो कैपिटल एम में लिखता, ऐसा कुछ होता, जबकि ऐसा नहीं है, मीटर को भी स्मॉल एम में लिखा होता है। अब इसका वो चेंज करवा रही है, बराबर है किसके 6 माइक्रोन, 60 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, 0.6 माइक्रोन। तो माइक्रोन का मतलब माइक्रोमीटर है एक तरह से, ठीक है, या माइक्रोन लिख दिया, लेकिन ये इसको मीटर को माइक्रोमीटर में चेंज कराना चाह रहा है। तो अब अपन को इसमें संबंध पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना माइक्रोमीटर होता है या 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है, दोनों चीज़ आनी चाहिए। तो हम रटते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रो को म्यू से भी लिखते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये आपको रिलेशन रट लेना है, या तो इसको इस फॉर्म में रट लो, या 1 मीटर इजिकल टू 10⁻6 माइक्रोमीटर। उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 1 है तो 10⁻⁻6 आएगा, और ये 1 है तो ये 10⁻+6 आएगा। कोई सा एक रट लेना है, दोनों रूप में रटोगे तो एक भी याद नहीं आएगा, कन्फ्यूजन चलेगा, और एक याद रखोगे तो दोनों याद हो जाएंगे। तो एक आप रट लो, अपना दिमाग क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि मुझे तो ये रटा हुआ। जैसे अपन कई बार बच्चे से पूछते हैं हम कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हुआ, कितना होता है, कितने मीटर होते हैं, मान गलत हो गए ना, क्योंकि हमने हमेशा क्या रटा हुआ है, मीटर में सेंटीमीटर रटा हुआ है। 1 मीटर में कितने होते हैं, कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर, वो रटा हुआ है। और जैसे ही उल्टा पूछते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो अपन एक बार कंफ्यूज जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, या गलत बोल देते हैं, या कई बार बच्चे तो वही 100 ही बोल देते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, तो गलत है वो भी। तो हमको ये क्लियर पता होना चाहिए कि मैंने किसको रटा हुआ है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रटे हुए हैं, उससे फिर अब जब चेंज करना है सेंटीमीटर को मीटर में, तो फिर अलग आगे सोल्व करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर हमको ये रटा होना चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर इजिकल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब हमको दिया क्या है, मीटर, उसको चेंज किस में करना है, माइक्रोमीटर में। तो हमको मीटर को माइक्रोमीटर चेंज करना है, तो फिर हमको याद तो कौन सा है, माइक्रोमीटर में मीटर याद है, तो मीटर में माइक्रो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 1 यानी इसको जैसे मीटर में चेंज करना ना, अब इसको भी मान लो अपन सोल्व करें, इधर करता हूँ, हमें 1 मीटर में चेंज करना, तो इस 10⁻⁻6 को उधर नीचे ले जाएंगे, तो 1/10⁻⁻6, ये तो हो गया, इधर तो माइक्रोमीटर चल रहा है, और इजिकल टू ये इधर 1 मीटर रह जाएगा, इसको हटा दिया तो 1 ही रहेगा ना केवल यहाँ पर, तो 1 मीटर। अब इसकी मान ऊपर लाएंगे तो 10⁻6 माइक्रोमीटर इजिकल टू 1 मीटर, यानी 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रो, ये तो लिखा था मैंने यहाँ। तो डायरेक्ट रटा हुआ हो चाहे सोल्व कर लें, लेकिन वो सोल्व कब करें, एक मन में रट लो पहले कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है, ये रट लो, उसको याद करना आसान रहेगा। तो अब 1 मीटर बराबर 10⁻6 होते हैं सिंपल सा, तो इसके बराबर कितने होंगे, तो अब सिंपल सा सोल्व करेंगे अपन, क्या हो जाएगा 0.00006, और मीटर लिखा है, और चेंज किस में करना है, माइक्रोमीटर में, यानी मीटर जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ क्या लिख सकते हैं, बस इतना ही करना है। वो N1 U1 मैंने बताया था ना पहले थ्योरी में कि N1 U1 इज N2 U2, वो 11वीं क्लास का तरीका है बड़े क्वेश्चन, सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन सोल्व करने का। हम यहाँ जब एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में लाएंगे तो सीधे ही सोल्व करेंगे वहीं पर, वो N1 U1 कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल दिया गया है उसका मान लिखो, ठीक है ना, ये लिख लिया हमने 0.00006 मीटर। अब हमको चेंज करना है माइक्रोमीटर में, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो एज इट इज आएगी 0.00006, और मीटर की जगह हमको क्या लिखना है, माइक्रोमीटर, तो 1 मीटर में कितना होता है, गुणा 10⁻6 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। अब लेकिन ये उसको गुणा, अब इस रूप में तो लिखा नहीं, अब ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे, यहाँ तो 6 60 पॉइंट इस तरह का दिया हुआ है, तो फिर क्या करें, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ
कितनी है 6, 10 के बाद 6 है ना, और 1 2 3 4 5 के बाद दशमलव है, यानी 10 के बाद 6 का मतलब 6 जीरो है, और इधर 5 के बाद दशमलव है, तो उसको गुणा करते हैं 6 इंटू 1 जीरो बच जाएगी ना एक्स्ट्रा, तो 60 आ जाएगा। तो 60 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब माइक्रोन होता है, ये लिखा है, ठीक है ना। तो ये अपन इसको इजीली गुणा करके आंसर दे सकते हैं। तो अब इसको हर चीज़ को रट थोड़ी सकते हैं कि किसके क्या कितना होता है, सोल्व करना आना चाहिए इस तरह से। ये छोटा सा न्यूमेरिकल हुआ। नेक्स्ट देखो, अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है सेम। CGS पद्धति में लकड़ियाँ घनत्व दे रखा है 0.5 ग्राम पर सीसी, और इसका संबंधित मान MKS पद्धति में क्या होगा। ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं इस तरह का, एक मादर पद्धति में मान दिया हुआ है और दूसरी में निकाल है। तो कन्वर्जन वाला क्या मैंने बताया तरीका आपको, कि जो दिया गया मान है उसको एज इट इज लिख लो। क्या चीज़ है, घनत्व है, घनत्व को D से भी लिखते हैं, रो से भी लिख सकते हैं, और इसका मान दे रखा 0.5 ग्राम पर सीसी, और चेंज किस में करना है, MKS में। MKS में चेंज करने वाला ग्राम की जगह तो क्या आना चाहिए, किलोग्राम, और सीसी की जगह क्या आना चाहिए, मीटर नहीं आएगा। सीसी का मतलब क्या बोलते हैं समझेंगे मतलब है, नहीं 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 नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। सीसी क्या चीज़ है, सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी अपन को ये बताइए सीसी मतलब वो नहीं छोटी दवाई की सीसी आती है वो सीसी नहीं है। सीसी का मतलब 0.5 ग्राम सेंटीमीटर इसका क्यूब, जो 3 घात लगाते हैं उसको क्यूब बोलते हैं। तो इस सेंटीमीटर का एक सी लिख दिया और क्यूब का भी सी लिखा हुआ है, तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। अब उसको रट लेंगे, मान लो ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ये भी रटते हैं कई लोग, ग्राम पर सीसी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब रट के रखते हैं, लेकिन कब तक रटेंगे, फिजिक्स सारी को रटने थोड़ी चलती है, हमको सोल्व करना आना चाहिए। सोल्व करने से दिमाग खुलेगा तो अपन बहुत सारे क्वेश्चनों को बिना रटे ही कर सकते हैं तो सेंटीमीटर, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, ग्राम की जगह लगाना है किलोग्राम, सेंटीमीटर की जगह लगाना है मीटर। तो अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको तो एज इट इज लिख देंगे 0.5। अब ग्राम में एक, अब इसको 1 मान लेंगे, ये तो अपन लिख दिया ना अलग, तो अब ये हमारे पास 1 ग्राम बच गया और 1 सेंटीमीटर क्यूब बच गया। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है वो लिखना है, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम है, कितना होता है, 1 ग्राम में सब 10 किलोग्राम पहले ऐसा लोग, अब अपन वही बात है। अब ये कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हमको किलोग्राम में ग्राम रटा हुआ है, ठीक है। तो वो मैंने फिक्स रखा, मैंने रट क्या रखा है कि 1 किलोग्राम में क्या रटा हुआ हमने, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम रटा हुआ है। तो अब इसको लिख लो, लिखते हमको चेंज क्या करना, हमको 1 ग्राम में पूछ रहा हूँ मैं, तो 1 ग्राम, तो इस ग्राम को 1 करो, इस ग्राम को 1 करा मतलब यहाँ से 1000 हटाना पड़ेगा। तो हटाने वाला ये नहीं कि लो साहब ये लो डिलीट करता हूँ, यहाँ से लिया और इसको फट से डिलीट कर दिया, डिलीट नहीं करना। इसका मतलब है कि आपको इस संख्या को इधर लाना है यहाँ से। तो 1/1000 किलोग्राम इक्वल टू क्या बच गया, 1 ग्राम। यानी जहाँ जहाँ 1 ग्राम लिखा है वहाँ 1/1000 किलोग्राम लिख सकते हैं आप, 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये तो पता चले ना, पर को मैंने कहा रट लिया ना अपने कि 10⁻1 था, 10⁻2 था, और वो कन्फ्यूज हो गए। तो हमको पहले जो सिंपल चीज़ रटी हुई बचपन से वो याद रखोगा, मैंने क्या रट रखा है। हमने 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम रटा हुआ पहली क्लास में, रटा नहीं रटा, तो उसको लिख लो। अब हमें जरूरत किसकी है, ग्राम को किलोग्राम चेंज करने की। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, तो 1000 ग्राम में 1 है, तो यहाँ 1 ग्राम करना है तो इस 1000 को इधर हटाना पड़ेगा, तो क्या होगा 1/1000 किलोग्राम हो गया, ठीक है ना। यानी ग्राम जहाँ लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/1000 किलोग्राम। ऐसे ही सेंटीमीटर है, इसको पहले देख लो। सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रटा हुआ है, 1 मीटर बराबर हमने रटा हुआ है 100 सेंटीमीटर, बचपन से ये याद है। तो हमें तो सेंटीमीटर की जगह मीटर लाना है, यानी 1 सेंटीमीटर, इसको 1 लाऊं मैं 1 सेंटीमीटर, तो इस 100 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना, इधर ले जाना पड़ेगा। जो इधर गुणा के रूप में वो इधर आएगा तो भाग के रूप में जाएगा, जो जोड़ के रूप में होता है वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाता है, माइनस वाला दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस वाला हो जाता है, जो गुणा के रूप में होता है वो दूसरी तरफ जाने पर भाग का रूप बन जाता है, और जो भाग वाला होता है वो दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा का रूप में होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग का गुणा, जब साइड चेंज होती है तब। तो ये 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी अब 1 सेंटीमीटर जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर आप 1/100 मीटर लिख सकते हैं। तो इतना ही करना है। तो अब अपने यहाँ चल रहे थे 0.5 और ग्राम की जगह लिखेंगे 1/1000 और ये हो जाएगा किलोग्राम। ये बटा चल रहा था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे अपन 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। और इस पूरे के ऊपर पूरे सेंटीमीटर में जो क्यूब था तो उसकी जगह अपन ये लिखा ना सेंटीमीटर की जगह, तो इस पूरे भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अभी क्या हो जाएगा 0.5
ऊपर तो किलोग्राम चल ही रहा है, 1/100 और घात 3 है, तो उसका 1/100 गुना 1/100 गुना 1/100 3 बार आ जाएगा। मैं अभी थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ, ये धीरे धीरे जो जो अभ्यास होगा वैसे वैसे आपकी उतनी स्टेप कम हो जाएगी और आप देखते इसको वैसे ही सोल्व कर देंगे। और ये जैसे अब इस देखो, इस संख्या को तो मैंने 3 बार लिख लिया, तो ये मीटर है वो भी 3 बार था, मीटर क्यूब तो बचेगा यहाँ पर, मात्रक का तो क्यूब बचेगा, गुणा ये 1000 और हो गया इस तरह से। ठीक है, आप चाहो तो 3 जीरो को यहाँ से उड़ा सकते हो, और 2 जीरो और 1 जीरो ये बच गई, ये बटा के नीचे बटा, तो जब बटा के नीचे बटा होता है तो बटाबट होकर फटाफट ऊपर आ जाता है। तो ये हो गया 0.5 गुणा 3 जीरो, ठीक है ना। 0.5 को 3 जीरो से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये दशमलव से 1 जीरो हट जाएगी तो ये 2 जीरो और बचेगी। $500, और मात्रा क्या ऊपर तो किलोग्राम बच गया था और नीचे क्या बच गया था मीटर क्यूब, तो 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एमकेएस का मतलब क्या हो गया, ये एमकेएस में आ गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब कितना आ गया 500 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब ये कोई चीज रट सकते हैं क्या बताओ, कभी वो ग्राम पर सीसी के जगह ये पूछ लिया, कभी एमकेएस में देकर के इसको पूछ लेगा, तो किस किसी को रटेंगे, नहीं। कई लोग रटते हैं कि 1 ग्राम पर सीसी में इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, रट लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें रटने के लिए रटते रटते दुखी हो जाएंगे और एंड टाइम में भूल जाते हैं, तो वो रट रहा है बेकार हो गया, वो समय भी खराब हुआ हमारा और ऑप्शन सही भी नहीं हुआ। जो कि उसके थोड़ा तरीका सीख लो ना, तो फिर आप कॉन्फिडेंस होकर के आराम से कॉन्फिडेंट रहोगे और कैसे भी आ जाए सॉल्व कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे। तो चीज़ को मर्म को पकड़ना पड़ेगा, चीज़ क्या है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए, तो ये है कन्वर्जन वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये रटने का क्वेश्चन है। एक कुंडली के स्वप्रेरण का मात्रक है, कुंडली का स्वप्रेरण बोल दो या स्वप्रेरक तो बोल सकते हैं इसको, उसका मात्रक है। तो सीधा जो किसी वैज्ञानिक के नाम पे जो मात्रक बनाए हुए हैं वो पूछा हुआ आपसे, तो फेरेड है, हेनरी है, वेबर है, टेस्ला है, तो ये आप इसको रट सकते हैं कि, और ये रटना पड़ेगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है भाई। न्यूटन है, न्यूटन का को सम्मान में मात्रक किसका दिया गया है, बल का मात्रक न्यूटन के सम्मान में न्यूटन बना दिया, तो उसमें वो लॉजिक नहीं है, उसके सम्मान में इसको बोल रहे हैं। एमकेएस पद्धति हमको पता है कि वो मीटर प्रति किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर को ही हम दूसरे शब्दों में न्यूटन भी कहते हैं, तो वो रटना ही पड़ेगा आपको, इसमें कोई तरीका नहीं। तो ये रटने का चीज़ है। तो अब स्वयं का मात्रक जो होता है वो हेनरी है, ठीक है। अब लेकिन इस क्वेश्चन और अपन क्या सीख सकते हैं वो देखो, ये अपन चूंकि अभी प्रैक्टिस के दौर से गुजर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी अपन कैसे करें, तो इन 4 ऑप्शन, अब जैसे अपना क्वेश्चन ये आया, हमने इसको हेनरी रट लिया, लेकिन हमने उस समय ये नहीं सोचा कि यार टेस्ला किसका मात्रक है, फेरेड किसका मात्रक है, वेबर किसका मात्रक है। यानी से एक क्वेश्चन के अंदर आप 4 क्वेश्चन निकाल सकते हो, और हाथ के हाथ अभी इनको कर लोगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि टेस्ला किसका मात्रक है। फिर टेस्ला के साथ साथ अभी तो बहुत सारे और इनके सीजीएस के, एमकेएस के वो मात्रक भी है, ठीक है। गाउस भी एक मात्रक होता है, मैक्सवेल भी एक मात्रक होता है, ओरस्टेड भी एक मात्रक होता है। चुंबक वाला जो पार्ट है अपना मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसमें से बहुत सारे मात्रक आते हैं और उनमें कन्फ्यूजन जरूर होता ही होता है। कई बार कॉलम मैच वाला क्वेश्चन आ जाता है कि इधर दी गई बहुत है, उधर तो लिखा होता है जैसे वोल्ट प्रति एम्पियर, इस तरह से इधर कुछ भौतिक वो नाम दे दिया वैज्ञानिक का, तो कौन सा मात्रक मैच कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। तो ये भी मैं हाथ का बताता हूँ। जैसे फेरेड है, ये फेरेड जो है ये धारिता का मात्रक है। किसका मात्रक है, धारिता का, कैपेसिटी जो होती है, मिक्स कलर आ रहा है, ठीक है। अब फेरेड इसी की तरह की मिलता जुलता मात्रक हो रहा है फेराडे, सुना होगा नाम आपने। फेराडे किसका मात्रक होता है, फिर बल का नहीं है, फेराडे मात्रक होता है आवेश का। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। कूलाम आवेश का मात्रक है और फेराडे भी आवेश का ही मात्रक है, लेकिन फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। तो फेरेड और फेराडे इसमें कन्फ्यूजन होता ही नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना। फेराडे में लास्ट में डी आएगा, इसमें डी वाई आएगा, फेराडे, इस तरह से स्पेलिंग का भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब इधर वेबर, अब देखो वेबर, इनके अपन ट्रिक से भी याद करेंगे, नाम भूल जाएंगे लेकिन ट्रिक याद रहेगी। मैं कुछ मात्रक लिख रहा हूँ, एक जैसे टेस्ला है तो वेबर और एक मैक्सवेल, ये एक साथ याद रखेंगे। इधर टेस्ला और गाउस, ये एक साथ याद रखेंगे। और एक और आएगा आपका ओरस्टेड और एम्पियर प्रति मीटर, इन सबको जोड़े से याद रखेंगे अपन, ठीक है। ये टेस्ला और गाउस ये दोनों ही चुंबक क्षेत्र के मात्रक है। किसके, चुंबकीय
क्षेत्र, तो छोटा कर लेते हैं, चुंबक क्षेत्र के। तो अब इसको याद कैसे करें, टेस्ला के साथ गाउस ही होता था। टेस्ला इसका ऐसा ही पद्धति का मात्रक कह सकते हैं, और ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। ठीक है भाई, तो टेस्ला को देखो, और संबंध भी ध्यान रख लो, एक टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस होता है। ये आपको रटना पड़ेगा, और बहुत जगह आएगा, कंफ्यूज भी करेगा, और गलती होने के पूरे पूरे चांस है। अगर थोड़े से भी हल्के पड़ गए इसमें तो गलती हो जाएगी। तो टेस्ला और गाउस को कैसे याद करें? टेस्ला देखो, आजकल एक गाड़ी की कंपनी है, कार कंपनी टेस्ला है कि नहीं? तो टेस्ला कारों की कंपनी है, तो इसका मतलब टेस्ला किसी आदमी का नाम था, और जो कारें बेच रहा है बना बना के, तो उसके बहुत बड़े बड़े क्या होंगे, हाउस होंगे। तो गाउस की जगह आप हाउस याद कर लो ना, क्या दिक्कत है? तो टेस्ला का हाउस, और एक टेस्ला के पास कितने हाउस हैं? 10⁴, मतलब 10,000 हाउस है। तो गाउस की जगह क्या याद कर लो, हाउस। तो टेस्ला के साथ हाउस जुड़ जाएगा आपका। ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है साहब ऐसे कोई ट्रिक हुई। आपको किसी तरह से दिमाग में कोई हिंट रखना है कि टेस्ला के साथ क्या याद आएगा। यार टेस्ला को गाड़ी का कल्पना याद करो कि टेस्ला की कार आ रही है, तो टेस्ला कार वाले का क्या है, हाउस है। कोई भी बड़ा हाउस देखो, यार टेस्ला का हाउस है, चलते फिरते ऐसे ही दोहरा लो किसी को, बड़ा मकान देखो, ये वो टेस्ला का हाउस है। किसी टेस्ला कार कंपनी कार देखी, अच्छा वो टेस्ला, अरे भाई साहब उसका 10,000 हाउस है, तो हाउस से क्या याद आ जाएगा, गाउस याद आ जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये हो गया। दूसरा, इधर आ जाओ, यहाँ पर वेबर और मैक्सवेल, वेबर और मैक्सवेल ये दोनों किसके मात्रक हैं? ये चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं, और ये चुंबकीय फ्लक्स के। फ्लक्स का मतलब एकांक क्षेत्रफल से कितना चुंबक क्षेत्र लंबवत गुजर रहा है। जैसे मान लो चुंबक क्षेत्र लग रहा है यहाँ पूरा, कोई मैग्नेट लगा रखी, उस मैग्नेट चुंबक क्षेत्र निकल रहा है, और उसके बीच में हमने कोई चीज़ रख दी, तो उस चीज़ के एकांक क्षेत्रफल में से कितना लंबवत चुंबक क्षेत्र निकल जाएगा। ठीक है, तो वो चुंबक क्षेत्र, तो फ्लक्स का मतलब एक तरह से फ्लो देख रहे हैं अपन, इसका चुंबक क्षेत्र का कितना फ्लो उस एरिया से हुआ। ठीक है, सॉरी पूरे एरिया में से, एकांक एरिया से नहीं बोलेंगे, पूरे एरिया से जो एरिया रखा गया है उस एरिया से कितना चुंबक क्षेत्र रखेंगे। तो एक तरह से फ्लक्स किसको बता रहा है, फ्लो को। और आप इसको सोचो कि वेबर और मैक्सवेल, तो जैसे कोई चीज़ पानी का फ्लो होता है कहीं, तो क्या बनती है, एक लहर सी बनेगी, और लहर को ऊपर क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो वेव से क्या बन जाएगा, वेबर। वेबर को आप वेव से बोल दो ना, वहाँ कोई भैया ये तो कोई वाइवा तो हो रही है, मौखिक भाषा थोड़ी हो रही है। आप मन में ध्यान रखो कि मैं वेव्स बोलता हूँ, और वेव्स के क्या आता है, वेबर आता है। तो वेव बोल दो या वेव बोल दो, रे को भी हटा दो आप, तो वेव, तो वेव का मतलब वेव। और वेव किसकी बनती है, जब कब बनती है, जब फ्लो होगा, और फ्लो को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो फ्लक्स का जब भी मात्रा का क्या बनेगा, वेव बनेगा। और वेव का मतलब पानी की लहर मान लिया आपने। अब पानी की लहर किस में बन रही है, वेल में। वेल मतलब क्या होता है, कुआं होता है, तो कुएं में पानी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ जुड़ती है कि नहीं जुड़ती। तो अपन ऐसे ट्रिक्स, अब यूँ सीधा ही उसको रटोगे, यार वहाँ मैं रट लूँगा, वैसा वैसे पाल देता, कौन सोचेगा, कुआं याद करूँगा और वो वेव याद करूँगा और इधर टेस्ला को देखूँगा, मैं तो सीधा रट लूँगा। आपको वो रटा हुआ 1-2 दिन याद रहेगा, एग्जाम के दिनों में जरूरी नहीं आप सब जो एकदम से एक दिन पहले रिवाइज करके चले जाओ। हो सकता है आपको कोई चीज़ 2 महीने पहले पड़ी हुई है, कोई चीज़ 1 महीने पहले, हर टाइम थोड़ी रट के जा सकते हैं, एंड टाइम पे रिवाइज नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आपको चीज़ें ऐसे याद करो कि जो महीनों तक याद रहे, सालों तक याद रहे। ये चीज़ें मेरी कोई 15-20 साल पहले याद करी हुई इस तरह से, और अभी भी ऐसे वैसे याद रहती है। तो ऐसे यानी वेबर, तो इसलिए ट्रिक से याद करो, इसमें कोई मतलब कुतर्क नहीं लगाना। इससे होता आप इससे अच्छी कोई ट्रिक बना लें तो उससे याद करो, लेकिन कोशिश करो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, साइंस सीधे सीधे याद नहीं होती, इसको तोड़ मरोड़ के जुगाड़ करके याद हो सकती। तो आपको फ्लक्स पूछा, मात्रक पूछा फ्लक्स का, तो फ्लक्स होते क्या आएगा, फ्लो याद आएगा, और फ्लो याद आएगा तो क्या याद आएगी, वेव याद आएगी, वेव आएगी तो क्या याद आ जाएगा, वेबर याद आ जाएगा। अब वेबर एमकेएस का हो गया तो सीजीएस में क्या याद आ जाएगा कि यार वेव किस में बन रही थी, वेल में बन रही थी। अब वेल वाला एक ही नाम है, कौन सा, मैक्सवेल है। ठीक है ना, और मैक्सवेल है तो अब इसका संबंध भी थोड़ा ध्यान रख लो। एक मैक्सवेल बराबर 10⁻⁸ वेबर होता है। तो यूँ ध्यान रख लो कि मैक्सवेल, ये वेल बहुत छोटा सा है, तो इसमें बहुत छोटा सा मान आया 10⁻⁸। वेल कितना सा, बहुत छोटा सा है, तो 10⁻⁸ ही वेबर आएगा इसमें। और टेस्ला चूंकि बहुत बड़ा आदमी है, तो उसके बाद 10,000 घर है। मन में ऐसी कल्पना करनी, चित्र बनाने। मैंने एक बार वो क्लास ली थी, किसकी जो होता है ना, मेमोरी किंग वाले जो होते हैं, वो याद करा देते हैं। तो हम यहीं पढ़ा था उस टाइम में, 2011 से पहले की बातें। तो मैं एक यहाँ विद्याश्रम स्कूल है, वहाँ पर एक सेमिनार हुआ था 3 दिन का। तो मैं यही देखने चला गया, यार देखिए क्या ऐसा याद कराते हैं, ऐसा क्या तरीका बताते हैं कि भाई अपन को जल्दी कैसे याद होगा।
तो मैंने 3 दिन के सेमिनार के लिए यही देखा कि वो इसी तरह का जुगाड़ करके दिखा रहे हैं कि आप कोई चीज़ को सीधे सीधे याद मत करो, आप उसको तोड़ मरोड़ करके जुगाड़ करके उसका, जैसे 1 को सन बोल दो, 2 को शू बोल दो, और ऐसे करके संख्याओं को, इतिहास की वो डेट जो होती हैं, सन होते हैं, उनको याद कर लो, इनके माधव आपस में संबंधों को याद कर लो, कहानियाँ बना बना के याद करो। तो ये चीज़ें इसी तरह से याद हो सकती है और कोई तरीका नहीं है। टेस्ला बड़ा आदमी है तो उसके बहुत सारे घर याद आएंगे, तो इसका आप 10 की पावर -8 तो नहीं कर सकते ना। होता कि आपको गाउस भी याद आएगा, मैक्सवेल भी याद आएगा, वेबर भी याद आएगा, ये याद नहीं आएगा कि 10 की पावर 4 था कि 10 की पावर -8 था। ये कन्फ्यूजन होगा। तो जब मन में कोई हिंट होगी ना आपके क्या टेस्ला, तो उसके बाद -8 घर थोड़ी होंगे, 10 की पावर -8 तो बहुत छोटे से हुए ना। तो टेस्ला बड़ा आदमी है तो कितने घर होंगे, 10,000 गाउस के घर होंगे। इस तरह से गाउस का मतलब हाउस होंगे। और वेल तो हमारे पास एक छोटा सा वेल था। अब अगर ये याद होगा तो ये वैसे ही याद रह जाएगा, मान लो कि यार ये तो वो 10 की पावर -8 वाला है, ठीक है ना। तो एक तो कन्फ्यूजन दूर हुआ किसका, गाउस और इसका टेस्ला का। ये आपस में दोनों चुंबक क्षेत्र के मात्रक हैं, एक MK/SI पद्धति में हो गया, दूसरा CGS पद्धति में हो गया, और संबंध इनमें हो गया टेस्ला का उसमें। दूसरा इधर वेबर मैक्सवेल, ये किसके मात्रक हो गए, फ्लक्स के। फ्लक्स से ध्यान रखो, फ्लक्स मतलब फ्लो के लिए क्या बनेगी, वेव बनेगी। वेव किसमें बन रही है, वेव में कुएं बन रही है, और संबंध इसमें ये हो गया। फिर बचा ओरेस्टेड। तो ओरेस्टेड और एम्पेयर प्रति मीटर, ये ओरेस्टेड किसका मात्रक होता है, ये होता है चुंबकन क्षेत्र, H बोलते हैं इसको, चुंबकन क्षेत्र, इसको H से दिखाते हैं। तो H का मात्रक होता है ओरेस्टेड, ठीक है, ओरेस्टेड। जब ये 2 का आपका क्लियर किया याद होगा तो फिर बाकी यही बचा, तो ये वैसे भी याद आ जाएगा। भाई इनमें कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है तो आप ओरेस्टेड को H से ध्यान रख सकते हो। इसका भी ट्रिक ध्यान रख लो, H है और ये ओरेस्टेड, तो ओरेस्टेड को ओ याद कर लो, ओए होए ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। ओए होए कहता ना, ओए होए आज तो ओए मतलब ओरेस्टेड, होए मतलब H याद आ जाएगा। तो कुछ और होता, आप इससे अच्छी ट्रिक कुछ खुद बना लें, कोशिश करो OH की या HO की ऐसा कुछ मिला करके ट्रिक बना लें। तो ओरेस्टेड किसका हो गया, इसका H का, चुंबकन क्षेत्र का, और इसी का MK पद्धति मात्रक एम्पीयर प्रति मीटर होता है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा। इसमें संबंध अगर देखें तो 1 एम्पीयर प्रति मीटर में, अब ये चीज़ अगर, ये तो अभी मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ, आप लिख पाओ तो ठीक है, नहीं लिख पाओ तो ठीक है, धीरे जब चैप्टर और डिटेल में पढ़ोगे या उस जब चुंबकन क्षेत्र वाले पार्ट हो याद हो तो इस रिलेशन तो याद हो जाएंगे कि किसमें कितना होता है। ये 4 पाई × 10⁻³ ओरेस्टेड होता है, शायद हो सकता है ये थोड़ा गलत भी हो, लेकिन ये धीरे धीरे और अपन इसको याद कर लें, ठीक है। तो इस तरह से अपन एक क्वेश्चन की सहायता से अपन कितने सारे याद कर लिए, 4 तो क्वेश्चन सीधे से मात्रक याद कर लिए, और ये हो गया। और इसमें भी एक और होता है हेनरी। अब इस हेनरी का और वेबर का भी संबंध होता है, हेनरी और वेबर का भी आपस संबंध होता है। क्या संबंध होता है वो भी अपन देख लेते हैं एक बार, कि हेनरी किसका मात्रक था, स्वप्रेरण का। तो स्वप्रेरण वाली कुंडली जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक सूत्र आएगा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E बराबर -L/dI/dt होता है, -L। क्यों नहीं, ठीक है। तो -L/dI/dt, ठीक है। ये भी एक सूत्र, ये L ही है स्वप्रेरण गुणांक, और E स्मॉल e भी लिख देते हैं, और ये होता है विद्युत वाहक बल, एक तरह से वोल्टेज है ये। और इसी का एक सूत्र और होता है E बराबर -dφ/dt, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाई तो वही है फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर ही विद्युत वाहक बल होता है, और इसको अगर धारा के रूप में चेंज करें तो -L/dI/dt आता है। ये L वही है स्वप्रेरण गुणांक, क्या है, स्वप्रेरण गुणांक। तो ये दोनों चीज़ सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी चीज़ क्या है, सेम है। तो इनको अपन इसको हटा करके इन दोनों को लिख दें तो L/dI/dt, और इधर हो गया dφ/dt। माइनस से कोई मतलब नहीं, मात्रक में dt से dt कट जाएगा एक तरह से, इसका मात्रक कट जाएगा। हमें निकालना L का मात्रक, तो L बराबर क्या बच गया एक तरह से, L = dφ/dt,
डी आई। अब फाई वही क्या हो गया, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या आएगा, वेबर। कैसे याद आया वो, प्रवाह होता है, प्रवाह क्या होता है, ये आ गया। अगर ना तुरंत याद आएगा, ट्रिक दिमाग में चली तो याद आ गया, नहीं तो अभी तुम सोचते 2 बार कि यार टेस्ला था, गाउस था। सर 1 मिनट रुको बताता हूँ, सोच के बताता हूँ। अब आपको सोचना नहीं पड़ा। तो ये क्या आ गया, वेबर। वेबर और इधर आ गया एम्पियर। धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। तो वेबर प्रति एम्पियर भी मात्रक होता है। तो एल जो हेनरी है, एल का एक तो मात्रक क्या हो गया, हेनरी है ही, लेकिन हेनरी बराबर वेबर प्रति एम्पियर भी होता है। तो इसलिए आप और बहुत सारे मात्रक बना सकते हो इसको। इस यहाँ से अगर आप एल लोगे तो इधर टी को उधर ले जाना पड़ेगा, आई को उधर ले जाना पड़ेगा, तो एक मात्रक इसका ये बनेगा। ई तो हो गया विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक का मात्रक हो गया वोल्ट। कलर अपने आप चेंज हो जाता है इसमें, हाँ वोल्ट। और समय का मात्रक गुणा हो जाएगा तो नीचे से ऊपर आएगा ये, तो सेकंड हो गया। और ये जो धारा का मात्रक इधर नीचे आएगा। मैंने कहा ना जो साइड बदलती है तो भाग वाला गुणा हो जाता है, गुणा वाला भाग। तो एल के साथ ये डी आई तो क्या है, गुणा। तो इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो भाग का मतलब नीचे आएगी, तो आई का मतलब एम्पियर नीचे आ गया। और जो एल के साथ डी टी भाग के रूप में था, तो उधर जाएगा तो इसके गुणा होगा ई के, तो वोल्ट के होगा गुणा। तो वोल्ट इंटू सेकेंड बटा एम्पियर, ये भी मात्रक हो सकता है इसका। यानी हेनरी को ही आप ये भी लिख सकते हैं। एल का मात्रक क्या था, हेनरी तो था ही, लेकिन हेनरी का आप संबंध क्या निकाल सकते हो, वोल्ट इंटू सेकेंड बटा एम्पियर भी लिख सकते हो। इसी हेनरी को वेबर पड़ता बटा एम्पियर भी लिख सकते हो, इस तरह से। तो ये भी अपन को लिखना है। तो ये हेनरी एल, एल किसका है, स्वयं गुणांक है, ठीक है ना। और स्वयं गुणांक में वोल्ट गुणा सेकंड बटा एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर। वेबर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, मैक्सवेल लिख सकते हैं। एम्पियर की जगह स्टेट एम्पियर लिख सकते हैं, वो भी मात्रक बन सकते हैं। तो एल के कई सारे मात्रक बन सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें क्लियर होंगी तो ये एल भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह ध्यान। और देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब इस तरह क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आएगा आपका, कण का वेग दर का v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी पर निर्भर करता है। यदि वेग मीटर प्रति सेकंड में है तो a का मात्रक पूछा है। अब वेग का मात्रक दर का क्या, मीटर प्रति सेकंड, और किसका मात्रक पूछा है, a का। तो क्या कौन सा काम आएगा बताओ। अब a कोई काल्पनिक राशि है, हमको पता नहीं है उसका मात्रक, तो कैसे मात्रक पता लगाएं उसका। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, हमने क्या बताया शुरू में कि समान मात्रक वाली राशि को ही जोड़ सकते हैं और समान को ही घटा सकते हैं, और लेफ्ट साइड वाले के मात्रक राइट हैंड साइड वाले के समान होना चाहिए। तो ए का मात्रक वही है जो बी टी का है, क्योंकि ए में बी टी जोड़ रखा, ओनली बी नहीं जोड़ रखा, क्या जोड़ रखा ए में बी टी, और दूसरा क्या जोड़ रखा है सी टी स्क्वायर। तो ए का मात्रक वही है जो बी टी का मात्रक है, ए का मात्रक वही है जो सी टी स्क्वायर का है। और इस ए के बराबर जब इन इसका मात्रक इनका मात्रक सबका सेम है, तो इन तीनों के योग का मात्रक भी क्या आएगा, वही आएगा जो ए का आएगा, और जो ए का आएगा वही किसका आएगा, वी का आएगा। बात समझ आई ना। पर इन तीनों के योग के बराबर तो वी है। तो मान लो अगर ये ए का जो मात्रक है वही बी टी का है, जो इसका है वही इसका है, तो इन तीनों का जोड़ का मात्रक भी क्या आएगा, वही आएगा। मीटर मीटर में जोड़ के भी मीटर ही बनता है। 1 मीटर प्लस 2 मीटर कितना होगा, 3 मीटर, तो मीटर ही आया ना मतलब। तो ए का मात्रक और बी टी का मात्रक और सी टी स्क्वायर, इन तीनों का मात्रक जुड़ के भी वही मात्रक आना है। और जो इधर वही मात्रक आएगा वही मात्रक इधर होता है। इसमें जो इधर है वही इधर है। तो इधर वाले का वेग का देखा ना, उसने क्या देखा है, तो जो इधर वाले का मीटर प्रति सेकंड, तो इन सब का योग का मात्रक भी क्या है, मीटर प्रति सेकंड ही है, सेकंड है। और इन सब का योग का मीटर पर सेकंड है, तो इस अकेले का भी मीटर पर सेकंड है, इस पूरे का भी मीटर पर सेकंड है, और इसका भी क्या है, मीटर पर सेकंड ही है। तो कौन सा मात्रक हुआ, मीटर पर सेकंड। तो कॉन्सेप्ट क्या काम आया, हमें ये ध्यान रखना कि जोड़ उन्हीं को सकते हैं जिनके मात्रक समान हो, घटा उन्हीं को सकते हैं जिनके मात्रक समान हो, और राइट हैंड साइड वाले का और लेफ्ट हैंड साइड वाले का मात्रक समान होता है। यानी जो इसका मात्रक है वो इस पूरे का मात्रक है, और वही इसमें से अलग अलग टुकड़े जुड़े हुए हैं उन सब का मात्रक। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट काम आना है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बाकी इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं। अब से ये चीज़ है 1 किलोवाट घंटा, ये किसका मात्रक है, तो ये थोड़ा अपन रट लेना है। ये ऊर्जा का मात्रक होता है। अपन जो बिजली का बिल चुकाता है ना, यूनिट, अपन कहते हैं 1 यूनिट आई, तो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर ही होता है। तो हम जो बिजली कंपनियां वहाँ से बिल वसूल करती है वो यूनिट में बोलती है इसको, कि आपने 10 यूनिट बिजली खर्च करी, 50 यूनिट बिजली खर्च करी, तो 1 यूनिट का मतलब वो 1 किलोवाट आवर है। और 1 किलोवाट आवर वो किसका खर्चा ले रहे हैं हमसे, वो जो विद्युत ऊर्जा भेजी है सरकार ने। अभी लाइट जल रही मान लो, तो इसमें कौन सी ऊर्जा खर्च आ रही है, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा जो हमने कंज्यूम करी है, जो काम ली है, उसका पैसा हमसे गवर्नमेंट वसूल करती है। ये ध्यान रखना लॉजिक। तो इसलिए किलोवाट आवर किसका मात्रक हुआ, ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का मात्रक नहीं। ध्यान रखना, ऊर्जा यहाँ शक्ति भी कहीं ना कहीं लिखा हो सकता है, जरूर आएगा साथ में।
तो बल्ब जैसे अपन कहते हैं 100 वाट का बल्ब है, तो बल्ब पे 100 वाट लिखा है, तो वाट तो उसकी शक्ति दिखा रहा है, लेकिन हम पैसा जो चुका रहे हैं वो शक्ति के हिसाब से नहीं चुका रहे, कितनी वो ऊर्जा खर्च कर रहा है, क्योंकि वो टाइम भी तो होता है। वाट का मतलब पर सेकंड, 100 वाट का बल्ब है, मतलब वो एक सेकंड में, सॉरी एक कहाँ सेकंड हो गया, एक सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। लेकिन हम उसको एक सेकंड थोड़ी चलाएंगे, हम तो उसको 10 घंटे चला रहे हैं, तो उस हिसाब से तो फिर बिल ज़्यादा खर्च होगा ना, ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी समय के साथ। एक सेकंड ऊर्जा इतनी खर्च हो रही है, 2 सेकंड में कितनी होगी, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, तो जितनी देर जलाओगे वो टाइम भी तो काम लेना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो बिल आता है वो ऊर्जा का आता है, उसमें टोटल टाइम भी काउंट हो जाता है, मतलब कि बल्ब की पावर इंटू कितने टाइम काम लिया आपने, वो दोनों चीज़ देखनी पड़ती है। इसलिए ऊर्जा के अकॉर्डिंग बिल चुकाते हैं, पावर के अकॉर्डिंग नहीं चुकाते, ठीक है ना। और वो उसको शॉर्ट में कंपनियों ने अपना एक प्रैक्टिकल मात्र बना लिया, यूनिट ही बोलते हैं ओनली वो, इस यूनिट का मतलब वो किलोवाट आवर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। नेक्स्ट है, लंबाई और बल की इकाई 4 गुना बढ़ती है तो ऊर्जा की इकाई बताओ। अब देखो ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। लंबाई और बल की इकाई, यानी लंबाई के मान को और बल के मान को 4 गुना बढ़ा दिया, दोनों को 4 गुना इसको और 4 गुना इसका, मतलब ये। तो ऊर्जा की इकाई कितना गुना बढ़ेगी? तो पहले तो देखो भाई ऊर्जा में और बल में क्या संबंध होता है। तो ऊर्जा में बल में आपको डायरेक्ट संबंध ध्यान नहीं आएगा, लेकिन ऊर्जा का मान वैसा ही होता है जैसा कार्य का होता है, और कार्य का बल और लंबाई दोनों संबंध होता है। अब ये चीज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएगी, अपन बार बार जब पढ़ेंगे तो एक दिमाग में आ जाएगा यार ऊर्जा नहीं लगे, अपन इसको कार्य समझ लें। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य में बल गुणा विस्थापन एक संबंध होता है। तो बल का मात्रक हो गया, विस्थापन का मतलब एक तरह से लंबाई का मात्रक हो गया, तो और उसके दोनों गुण क्या जाएगा, कार्य का मात्रक, और कार्य बराबर क्या हो गया, एक तरह से ऊर्जा का मात्रक हो गया। तो बल को भी कितने गुना बढ़ा दिया, 4 गुना, गुणा विस्थापन यानी लंबाई को कितने गुना बढ़ा दिया, 4 गुना। तो 4 × 4, तो ये कितना गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना। अगर ये दोनों का गुणनफल 4 गुना बढ़ रहा है, ऊर्जा का मतलब इन दोनों का गुणनफल है, क्योंकि हमको ऊर्जा से मतलब नहीं, हमें उसका इकाई से मतलब है कि इसकी यूनिट एक तरह से। तो बल की यूनिट और विस्थापन की यूनिट अगर 4 गुना बढ़ेगी तो कार्य या ऊर्जा की यूनिट 16 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के गुणनफल से ही आ रहा है। तो इनमें जो वृद्धि हुई है उनके गुणनफल से भी इसकी वृद्धि आ जाएगी। समझ आई बात? यानी अकेली चीज़ 2 पर डिपेंड कर रही है, तो उनमें जो वृद्धि होगी कमी होगी उन दोनों का प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो वो गुणनफल में है तो इनका आंसर भी गुणनफल से आएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो आ गया स्वप्रेरण का मात्रक, अभी बताया था मैंने। तो स्वप्रेरण कौन सा था, हेनरी। अब उस हेनरी का संबंध किस किस से है, तो आपको यहाँ न्यूटन, जूल प्रति कूलम, तो अब यूँ अगर आप रट के जाओगे तो कभी याद ही नहीं आएगा। तो अब आपको पहले तो एक ये कन्फर्म होगा कि स्वप्रेरण का मात्रक कौन सा था। स्वप्रेरण इसमें आता है E = -L di/dt में आता है। तो यहाँ पर देखो एक तो मात्रक ये E का मात्रक वोल्ट होता ही है, तो वोल्ट के संबंध में इसका मात्रक एक तो ये दे रखा है, वोल्ट्स देखते हैं, सो चेक करेंगे। एक E = -d∅/dt भी होता है, और इस वोल्ट हमें मात्रक के लिए इसका L का चेक करना है, ठीक है, L का। तो L का मात्रक चेक करने के लिए हमको इधर E वोल्ट के रूप में दे रखा है, और वोल्ट नहीं हो तो वोल्ट को चेंज अपन कर सकते हैं जूल प्रति कूलम है, तो ये भी एक मात्रक हो सकता है। तो ये संबंध बहुत बार पढ़ेंगे अपन, तो धीरे थोड़ा जल्दी याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो E की जगह अगर आप वोल्ट लिखते हो तो ये तो क्या, वोल्ट L का निकालना ही है, DI का एम्पियर और समय का सेकेंड। तो या तो ऐसा होना चाहिए वोल्ट इंटू सेकेंड बटा एम्पियर। तो इसमें तो ऐसा तो कोई मात्रक दे नहीं रखा कि वोल्ट को सेकंड से गुणा कर रखा हो, वोल्ट को कहीं भी सेकंड से गुणा नहीं कर रखा है, ठीक है ना। तो ये काम नहीं चलेगा। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, वोल्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। इसको सेकंड से गुणा कर देंगे, ये कर रखा है, एम्पियर का भाग दे देंगे तो भाग दे देगा, तो ये इसका उत्तर, ठीक है। बाकी इसका मतलब गलत हो गया। तो थोड़ा सा ऑप्शन देखने से आपको जल्दी आइडिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तार का यंग मापांक निर्धारित करने के लिए सूत्र दे रखा है F/L, ये दे रखा है। कोई ये होता है ना यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो उसका एक सूत्र दे रखा है। यहाँ L लंबाई हो गई है, डेल्टा A जो है वो अनुप्रस्थ काट है जो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आती है, डेल्टा तार की लंबाई में परिवर्तन है जब इसे F बल से खींचा जाता है। मतलब ये इसके बारे में दे रखा, सूत्र के बारे में बता रखा आपको कि भैया ये भौतिक राशियाँ कौन कौन सी, एक तार को जब खींचते हैं तो उसमें जो विकृति आती है उसको नापने के लिए सूत्र दे रखा। अपना क्वेश्चन इसमें मात्रक का है, इसे CGS पद्धति से MKS पद्धति में बदलने के लिए रूपांतरण गुणांक बताओ। रूपांतरण गुणांक मतलब वही है जिसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये जो 100 है वो रूपांतरण गुणांक कहलाएगा, यानी जब जब भी आप सेंटीमीटर को 100 से गुणा करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो रूपांतर गुणांक की कहलाती है। तो हमें क्या करना है इसमें, इस यंग के लिए क्या लेना है, CGS पद्धति से इसको MK से बदलना है।
तो वाई का संबंध किससे है? एफ और ए और एल बटा एल से। तो वाई इज इक्वल टू अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे? एफ बटा ए एल बटा डेल्टा एल। अब यहाँ एल एल इनके तो मात्रक क्या हो जाएंगे? ऊपर ही मीटर नीचे ही मीटर, ये मीटर है। और डेल्टा एल का मतलब ये क्या है? लंबाई में अंतर तो है, तो लंबाई का अंतर मतलब लंबाई में से लंबाई घटाई है, तो घटाओ नहीं कर सकते जिनके मात्रक सेम हो। तो मीटर से मीटर घटाएंगे तो क्या आएगा? मीटर ही आएगा। तो ये भी नीचे मीटर आएगा, तो मीटर मीटर तो कट जाएगा, तो इधर तो कुछ बचा नहीं। यानी आप ये समझ लो कि इस वाई का जो मात्रक बनेगा वो एफ बटा ए से ही बनेगा, इसी से रूपांतरण करना है। अब एफ है, चेंज करना हमको सीजीएस पद्धति से एमकेएस पद्धति में। तो सीजीएस में बल का मात्रक होता है डाइन, और एक का मात्रक होता है एरिया, अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट मतलब होगा क्षेत्रफल स्क्वायर, क्षेत्रफल यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज किस में करना अपने को? एमकेएस पद्धति में। तो डाइन को चेंज करना है न्यूटन में, सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। लेकिन पहले अपन देखना पड़ेगा कि एक डाइन में कितना न्यूटन होता है और एक सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। हाँ, एक मीटर बराबर क्या होता है? 10 की पहले मीटर को ऊपर कर लें। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हमें तो चेंज करना है सेंटीमीटर को मीटर में। 1/100 आया ना आप समझ में? 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर। तो जहाँ जहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ क्या लिख सकते हैं? 1/100 मीटर लिख दिया। और जब सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है तो इस पूरे के ऊपर क्या करेंगे? स्क्वायर। ध्यान रखो, ये स्क्वायर अलग चीज़ है एक तरह से। सेंटीमीटर की जगह आपने 1/100 मीटर लिखा है, तो इसके ऊपर पूरे सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है, तो 1/100 मीटर के पूरे के ऊपर स्क्वायर आएगा। और डाइन और न्यूटन क्या बताया था? 1 न्यूटन बराबर बताया था 10 की पावर 5 डाइन, सॉरी डाइन। तो 1 डाइन बराबर क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा, तो ऊपर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5 डाइन। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो 10 की पावर 5 न्यूटन बटा ये 1/100 है, तो ऊपर लाएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, तो और स्क्वायर भी है, तो 2 जीरो की क्या जाएगी? 4 जीरो, तो जाएगी गुणा 10 की पावर 4, और नीचे वो रह जाएगा मीटर। भाई मात्रा तो नीचे रह जाएगा और संख्या ऊपर आ जाएगी 16। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, और जो 2 जीरो थी वो स्क्वायर हो गई, 4 जीरो हो गई और वो ऊपर आ गई। तो 10 की पावर -5 गुणा 10 की पावर +4, कितना हो जाएगा? ये घातें जो होती है वो जुड़ती हैं, -5 और +4 जोड़ोगे तो -1 बचेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी संबंध क्या आया कि एक डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या आ गया? 10 की पावर -1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? तो उसको अगर मैं साफ सुथरा लिखूँ यहाँ पर, एक डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो चेंज करने वाला फैक्टर कौन सा आया? कन्वर्जन फैक्टर कौन सा आया? 10 की पावर -1। तो इसे 0.1 हो जाएगा ये तीसरा ऑप्शन। ठीक है, इसके जो हमने आंसर दिए शायद हो सकता है उसमें आंसर गलत मिसप्रिंट हो, 0.1 कर लेना इसका। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो चेंज करना आना चाहिए और कुछ नहीं। अब इसे ये क्वेश्चन है, 1 गज का ऐसा ही पद्धति मात्रक बताओ। 1 गज जैसे अपन मकान की प्लॉट की नापते ना, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, फिर तुम एक प्लॉट खरीदोगे तो उसका जो माप आएगा वो गज में आता है। तो साहब कितने गज का प्लॉट है, तो वहाँ मीटर में जनरली नहीं चलता है, गज में चलता है। तो गज जो होता है वो मीटर से थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये क्वेश्चन जो है शुद्ध रूप से रटने का है। ये क्वेश्चन सीधा क्या है? रटने का संबंध से 1 मीटर 100 सेंटीमीटर रटा हुआ है, ऐसे गज को भी मीटर में कितना बदलते हैं वो आपको याद कर लेना है इसमें। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है कि एक तो गज छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो 1 गज में जो मीटर आएगा वो तो थोड़ा कम ही आएगा 1 से। तो 1 से कम आएगा तो ये 2 ऑप्शन है, ये 1 से बड़ा ऑप्शन है और ये भी 1 से बड़ा, तो ये तो गलत हो गए। वैसे भी यहाँ तो किलोमीटर लिखा हुआ है, मीटर भी लिखता तो ये गलत होता है। गज छोटी है तो 1 गज में 1 से कम मीटर आएगा। तो अब दूसरा ये 1 से कम है और ये भी 1 से कम है, लेकिन वो इतना भी कम नहीं होता। अच्छा किलोमीटर में भी आ रहा, दूसरी बात है। मान लो चलो मीटर भी लिख देता तो ये 0.09, इससे थोड़ा आइडिया लगा था कि इतना कम भी नहीं होता। गज और मीटर थोड़ा सा फर्क होता है, तो इसलिए 0.9, 1 गज में 0.9144 मीटर होता है। तो ये रटने का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप रट सकते हैं, थोड़ा आइडिया रख लेंगे इसका। और ये इसलिए डाला मैंने क्वेश्चन कि आप थोड़ा आइडिया लगाएं, भूल भी गए तो एग्जैक्ट याद नहीं तो तरीका
तुक्का भी लगाओ, थोड़ा सोच के लगाओ कि इतना कम भी नहीं होगा और ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, इस तरह से। और देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन आया, यदि x इज इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर है, जहाँ x वस्तु के द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी है कुल मिला के, यानी x क्या चीज़ है, दूरी, और t क्या हो गया, सेकंड में समय है, तो b का मात्रक क्या होगा। अब यहाँ पे वही b और a दोनों क्या है, ये तो काल्पनिक राशियाँ, x का दे दिया विस्थापन है, t का दे दिया टाइम है, तो a और b क्या हुई, कोई भी काल्पनिक राशि है, और हमें क्या पूछा है, b का मात्रक पूछा है। तो अब b का मात्रक कैसे निकालें, हाँ, तो जो x का होगा वही 80 का होगा पूरे का, और जो x का होगा वही किसका होगा, बी टी स्क्वायर का। तो हमको x का तो पता है ही, t का ही पता है, तो यानी x बराबर आप मात्रक के रूप में कह सकते हैं, मात्रक के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं x बराबर बी टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें एक नहीं लगा साहब ये वो 80 क्यों हटा दिया आपने, बराबर तो दोनों के था ना, हम केवल मात्रक ही देख रहे हैं। तो x का मात्रक जो है वही 80 का मात्रक है, तो मात्रक के लिए अपन x इजिकल टू 80 ऐसा भी कह सकते हैं, और x इजिकल टू बी टी स्क्वायर भी कह सकते हैं। हमें किसका मात्रक निकालना है, b का, तो इस टी स्क्वायर को दे जाए, जिसका ज्ञात करना है उसको अकेला कर लो, अकेला करना है तो आसपास जो हटाओ, हटाने के लिए उसको साइड में शिफ्ट जब करेंगे तो प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में हो जाएगी, गुणा वाली भाग में हो जाएगी, भाग वाली गुणा में हो जाएगी। तो ये b के साथ टी स्क्वायर क्या हो रखा है, गुणा हो रखा नहीं है, तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x बटा टी स्क्वायर इक्वल टू b। अब x तो क्या था, विस्थापन, दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या हो गया, दूरी का मीटर या किलोमीटर जो भी था, ठीक है ना, और 1 किलोमीटर दूरी तो किलोमीटर लिख लेते अपन, किमी, दूरी का मात्रक किलोमीटर में देखा तो किलोमीटर लिख लिया, और t क्या है, सेकंड, तो क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर था ना यहाँ, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वाला बात, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या काम आया कि जोड़ घटा उन्हीं को सकते हैं जिनके मात्रक समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दिए गए समीकरण में वही सेम क्वेश्चन है, ए का मात्रक क्या होगा, तो देखो ए यहाँ पर है, ये सॉरी ए है, क्यों नहीं दे, ए है, क्यों जैसे टाइप हो रखा है, ठीक है ना, सही कर लें। ए का मात्रक पूछा है, तो ए का मात्रक किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये तान के बराबर होगा, नहीं, प्लस माइनस बराबर, अब देखो ए का मात्रक क्या, ए का मात्रक पी के बराबर होगा, जो दाब का होगा वो ये का होगा, नहीं, ए अकेला नहीं है ना, ए के साथ वी स्क्वायर का भाग लग रहा है, तो ये तो जैसे बी है, बी भी अज्ञात राशि है या कोई कांस्टेंट है, बी का मात्रक वही होगा जो वी का मात्रक है, क्योंकि बी और वी आपस में घट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों सेम मात्रक है। ऐसे ही ए, लेकिन ए अकेला नहीं है, ए बटा वी स्क्वायर ये पूरा पद, ये ए बटा वी स्क्वायर ये पूरा पद पी में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ए बटा वी स्क्वायर का पूरे का मात्रक वही होगा जो पी का होगा। अब वी यहाँ पर क्या होता है, वी देखा आयतन है, पी दाब है, तो दाब का मात्रक तो क्या होगा यहाँ पर, अब जैसे ऑप्शन में देख लो, दाब के बहुत सारे मात्रक होते हैं, पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, डाइन के रूप में निकाल सकते हैं, न्यूटन से भी निकाल सकते हैं, टोर, बार, एमएम/जी, कई सारे मात्रक हो सकते हैं। तो पहले ऑप्शन देख लो, ये डाइन के रूप में निकालने की कोशिश कर रहा है, यानी दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो उसकी जगह आप लिख लेंगे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो पी का मात्रक हो गया, और ए का निकालना तो वी स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना, जो ज्ञात करना है उसके अलावा उसके आसपास सारा कचरा साफ करना पड़ेगा, तो वी स्क्वायर हटाना पड़ेगा, हटाएंगे तो वी स्क्वायर ए के साथ क्या था, बटा में था, तो उधर क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा, तो ये वी स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, पी वी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हटा देंगे इसको, तो वी स्क्वायर, वी क्या था, आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब, और उसका भी स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब का भी, ये ध्यान रखना, वी अकेले वी का ही मात्रक क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, और उसका भी स्क्वायर और है, फिर घात पे घात गुणा हो जाती है, तो क्या हो जाएगा डाइन, और ये सेंटीमीटर 6 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, अब ये दो घात ऐसे कट जाएंगी तो कितना हो जाएगा, डाइन गुणा सेंटीमीटर की घात 4, तो डाइन गुणा सेंटीमीटर की घात 4 ये वाला, तो ये सोल्व करना है इस तरह से, ठीक है। तो अब जैसे ए और बी के भी किताबों में तो लिखे हुए हैं मात्रक, चाहे तो रट सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसे रट करके कब तक, बी का उत्तर तो यहाँ सीधा मीटर की हो जाता है, सीधा मीटर क्यूब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं थी, ये होता। दोनों का भी पूछा था कई बार, ए और बी के मात्रक क्या होंगे। ऐसे देखो, टोर निम्न में से किसकी इकाई है, अब ये डायरेक्ट रट सकते हैं, टोर दाब की इकाई है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ देने के पीछे मेरा कारण ये था कि इसमें तुमको एक थोड़ी ट्रिक सिखाना चाहता हूँ। तो वो ट्रिक क्या हो, देखो कि दाब के बहुत सारे मात्रक हैं, एक तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, इस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, ठीक है, ये तो सेम चीज़ है। इनमें संबंध क्या है वो हमको याद भी नहीं करना, हम तो थोड़ा संबंध ही बता दूंगा, एक बार सुन लो।
1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और अब जो समझ इसका और मात्रक है कि दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर भी होता है, ठीक है, और इसका मात्रक बार भी होता है, और दाब का मात्रक जो एटमॉस्फेयर है इसके अलावा इसका मात्रक टोर भी होता है, और साथ में इसका मात्रक mm ऑफ Hg की भी होता है, mm ऑफ Hg, पारे का जो स्तंभ बनता है ना उससे इसका मात्रक निकलता है। तो अब ये सब मात्रक आपको ध्यान आ जाएंगे, बार का टोर का ये तो ध्यान आता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि एक एटमॉस्फेयर में कितने बार हैं, एक टोर में कितना बार है, ये कई बार जरूरत पड़ती है और कंफ्यूज करता है। तो इसकी ट्रिक ध्यान रखो, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितने बार होगा, तो आप ये ध्यान रखो, एटमॉस्फेयर को आप एटमॉस्फेयर नहीं बोल के एटम बम बोलो। एक एटम बम कितने बार फटता है? एक एटम बम कैसे कैसे पता ये तो नहीं, तुक्का लगा। एक एटम बम एक ही बार फटता है, ये दिवाली को 7 आवाज वाले फटाके नहीं 7 बार फटता, एक एटम बम एक ही बार फटता है, तो एक एटम बम एक बार फटता है, ठीक है ना। एक मन में ध्यान रखना है कि साहब तो जब भी अब कोई बात चले, एटम बम की बात चले, बार की बात चले, तो एक एटम बम एक ही बार फटेगा। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जब एक एटम बम फटता है तो उसके टुकड़े तो बहुत सारे होते होंगे ना, तो टुकड़े बहुत सारे, तो यानी एक अब टोर जब बहुत सारे टुकड़े होंगे तो बहुत सारी जगह पे गिरेंगे। जगह को अपन राजस्थानी जयपुर की भाषा में क्या बोलते हैं? ठोर बोलते हैं, ठोर, इस ठोर पे उस ठोर पे ऐसे। तो एक एटम बम फटेगा तो एक ठोर पे तो गिरेगा नहीं, उसके टुकड़े कितने गिरेंगे? बहुत सारी ठोर पे गिरेंगे। तो बहुत सारी ठोर कितनी है? 760 ठोर पे गिरता है। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा, जनरली 760 खूब बार काम आता है, तो हमको याद है, लेकिन ये पता नहीं चलता 760 बार था या 760 टोर था, इस तरह से, ठीक है ना। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर 760 टोर, ये ध्यान रखो। एक एटम बम फटेगा तो मान के चलो 760 ठोर पे गिरा, जगहों पे गिरा। और एक इसमें बीच में दूसरा अपन लेते हैं, 1 मिनट। चक्कर है भाई। एक टोर अब एक टोर में कितना mm ऑफ Hg होगा? तो एक टोर मतलब कि एक ठोर, तो जब एक बॉम्ब के 760 टुकड़े हो गए, मतलब तो एक जगह जो टुकड़ा आएगा वो छोटा सा आएगा ना, तो छोटा टुकड़ा मतलब एक टोर, उस पर 1 mm का ही टुकड़ा गिरेगा। mm मतलब मिलीमीटर। ये जैसे ट्रिक है, कोई ऐसा नहीं है अपन कोई याद करने में जुगाड़ किया इस तरह से कि एक टोर पर एक ठोर पे तो 1 mm का टुकड़ा पाते आया, मतलब उसके हिस्से में आया कि वो एक बम था, वो कोई 10-20 हज़ार किलो का तो होता नहीं है, छोटा बम होता है। अब वो 760 टुकड़ों में टूट गया तो एक ठोर का टुकड़ा तो कितने का होगा? 1 mm का ही होगा। तो ये तीनों चीज़ याद हो जाएगी। एक एटम बम कितने बार फटता है, और एक एटम जब फटता है तो कितने ठोर पे गिरता है? 760 ठोरों पे गिरता है। लेकिन एक ठोर पे जो गिरेगा वो तो 1 mm का होगा। अब आप देखो, एक टोर बराबर 1 mm, तो 760 टोर बराबर एक टोर में 1 mm, तो 760 टोर में 760 mm हो जाएगा, 760 mm हो जाएगा। और 760 टोर को तुम पहले क्या बोल चुके हो? एक एटमॉस्फेयर, तो एक एटम बराबर 760 mm ऑफ Hg, ये भी समझ निकल जाएगा। तो इस तरह से आप सीधा याद कर सकते हो, एक एटम बराबर एक बार, एक एटम हम गिरेगा तो कितने गिरेगा? 7 ठोर पे। एक ठोर पे कितने mm का टुकड़ा? 1 mm का। और एक एटम बम फटेगा तो 760 mm के टुकड़े करेगा, या इस तरह से हल करके भी आगे संबंध निकाल सकते हो। याद हो जाएगा नहीं ये? तो ये आपको सीधा सीधा ये याद हो सकता है। तो ये इसलिए बल का मात्रक, वैसे टोर दाब का मात्रक हो गया, लेकिन इतनी सारी चीज़ सिखाने के लिए अपन ये जुगाड़ किया। तो ऐसे रख सकते हो कोई चीज़ को, और ये मात्रक कहीं ना कहीं आपके फिजिक्स में काम आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएगा। जो सॉल्यूशन वाला पार्ट आता है एक, उसमें मात्रक वगैरह काम आते हैं। आगे देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन था, अभी मैंने बताया था आपको, सूची है बस 2 दे रखी है सूची है, और इसमें केवल मात्रक मिलान करना, जूल किसका, वाट, वोल्ट, कूलाम, इधर वही हेनरी इंटू एम्पेयर सेकंड, फेरेड इंटू वोल्ट, कूलाम इंटू वोल्ट और स्टेड, ये सारे दे रखे हैं। वो मैं आपको पहले बता ही दिया, हेनरी किसका है, फेरेड किसका है, वोल्ट और गाउस सब किसका है। इसको आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें जूल से इनसे मैच करना है, क्लियर। तो ये कोई इतना, अब वो याद होने के बाद फिर मिलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये पर, ये भी जोरदार क्वेश्चन है। इससे मैं एक चीज़ आपको रटाने की याद कराऊंगा। यदि एल और आर क्रम से प्रेरकत्व और प्रतिरोध को प्रसिद्ध करते हैं, तो एल बटा आर की बीमा बताओ। अब ये एल बटा आर जो है ना, इससे ही मिलते जुलते 3-4 भाईबंध हैं ये, एल, आर और सी। ये फिजिक्स उसमें आते हैं, अपना एसी वाला जो चैप्टर आता है। एल प्रेरकत्व हो गया, आर प्रतिरोध हो गया, और सी जो है वो कैपेसिटर का धारिता को बताता है, मतलब।
तो वैसे तो LRC लालाराम चौधरी है लालाराम चौधरी को अपन तोड़ मरोड़ कई सारी तरह से याद करेंगे। तो इसमें जो L/R की जो विमा होती है वही विमा एक तो होता है RC, एक LC का रूड और एक L/R। ये RC, रूड LC और L/R इन तीनों का ही मात्रक सेम है और वो मात्रक होता है सेकंड। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, AC वाले चैप्टर में कई बार काम आएगा। RC, रूड LC और L/R इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। जो अलग अलग चीज़ों को जोड़ जोड़ कई तरह के कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना बस संयोजन श्रेणी के मतलब AC वाले चैप्टर में, तो यहाँ अलग अलग तरह के, जैसे मान लो L और R को जोड़ दिया, R और C को जोड़ दिया, इस तरह से तो उनका जो कुल प्रतीक वो कुछ नई राशि बन जाती है। तो R और C यानी प्रतिरोध और धारिता का गुणनफल का मात्रक भी सेकंड आता है। L प्रेरकत्व और धारिता के गुणनफल के अंडरूट का मात्रक भी सेकंड आता है, और प्रेरकत्व और प्रतिरोध के मात्रक का अनुपात भी सेकंड आता है। तो वो L/R पूछा था, तो L/R ये रहा, और किसका मात्रक क्या है, सेकंड है। तो सेकंड का मतलब हो गया M0 L, ये वाला थर्ड। ओनली सेकंड मतलब क्या हो गया, T आना चाहिए सेकंड है, तो T1। तो M पर भी 0 होना चाहिए, L पर भी 0 होना चाहिए, और T पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। -1 वाला नहीं होगा, T पर 0 वाला नहीं होगा। अब इसको मैंने बताया याद कैसे करना है। RC का मतलब रामचंद्र याद कर लो, कुछ ऐसे ट्रिक बना लो, कुछ मन में दोहरा लो। ये रामचंद्र और ये लालचंद्र मूछों वाले, अंडूट के मतलब मूछे लालचंद जी, तो रामचंद्र और लालचंद मूछे वाले, और ये लालाराम खड़ा वाला, ऐसे जैसे ऊपर नीचे, तो ये लालाराम खड़ा वाला। इन तीनों क्या करते हैं, समय पर अपना काम करते रहते हैं, ऐसा कुछ ध्यान रख लो। रामचंद्र जी तो भगवान राम समय पे सब काम कर देंगे, फिर लालचंद मूछ वाला और एक लालाराम बिल्कुल खड़ा है तैयार, सब क्या करते हैं, समय पर अपना काम करते हैं। तो इस ट्रिक से अपन याद कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें तो रट सकते हैं और ट्रिक से याद कर लो, सीधे सीधे नहीं रट पाओगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अभी विमा वाले क्वेश्चन जनरेट आ रहे हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा बताओ। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा डायरेक्ट नहीं रटनी है, आपको पहले सोचना है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक आता किस सूत्र में। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक आता गुरुत्वीय बल वाले सूत्र में, A = G m1 m2 बटा r² वाला। तो G की विमा निकालना तो इसको अकेला करना पड़ेगा, तो बाकी सबको हटाना पड़ेगा, कचरा साफ करना पड़ेगा। अब इधर ये दोनों चीज़ क्या, द्रव्यमान द्रव्यमान, ये गुणा के रूप में तो इधर क्या आ जाएंगे, भाग के रूप में। तो F के नीचे इधर तो लग जाएगा भाग इनका m1 m2, और r² जो इस G के नीचे बटा के रूप में था वो इधर गुणा हो जाएगा, r² हो जाएगा, G हो जाएगा। अब आपको विमा MLT के फॉर्म में देखा है। इसमें थोड़ा आप ध्यान रखें कि जो बल है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी भौतिक राशियों का इससे कहने का संबंध होता है। तो F की विमा आप डायरेक्ट रट लें, ये हो जाएगा m1 L1 T-2। तो इस F की तो हो गई m1 L1 T-2। अब r² यानी मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, L2 लंबाई है ना, L का मतलब लेंथ वाला हो गया, और m1 m2 ये भी द्रव्यमान द्रव्यमान, तो m1 m1 मतलब मास का होगा ना, तो मास इंटू मास यानी मास स्क्वायर, तो मास का मतलब m2 हो गया। तो ये m1 से 2 कट जाएगा, एक बार कट गया, तो m-1 ऊपर आ जाएगा, और L पे हो गया L1 और L2, तो L3 हो गया, और T-2। तो m-1 कौन सा है, ये वाला, और L3 और T-2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा कई बार बच्चा घुमाने फिराने में गलत हो जाता है, या इसको डायरेक्ट रट गया, यार रटा था 10 दिन हो गए रटे हुए भूल गए, तो वो आपको रटने की जरूरत नहीं। सूत्र, ये सूत्र आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस पाठ में आपने सूत्र को सैकड़ों बार पढ़ा होगा, तो ये सूत्र आप नहीं भूलेंगे, लेकिन डायरेक्ट विमा भूल जाएंगे, और इसको वो सोल्व करना आना चाहिए। उसको अकेला करना, ये फंडा पकड़ लो। अब अकेला करने के लिए आसपास जो भी कचरा है उसको हटाओ। तो प्लस वाला अगर साथ में कोई चीज़ जुड़ी हुई है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस वाली तो प्लस हो जाएगी, गुणा वाली भाग में चली जाएगी, भाग वाली गुणा वाली, ऐसा कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन भी जोरदार है। अब एक द्रव्यमान दे रखा है M स्प्रिंग से लटका हुआ है, इसका स्प्रिंग तंग V दे रखा है, ये V नहीं है, इसे K होना चाहिए, स्प्रिंट होगा, ये V नहीं है, K है यहाँ पर, ठीक है। स्प्रिंग तंग K होता है। इस द्रव्यमान की आवर्ती दे रखी F, इसका सूत्र दे रखा है F = C m k x k⁻y। यहाँ पर C एक विमाहीन राशि है, x और y के मान बताओ। अब ये इसमें कोई बात नहीं, चैप्टर जब अपन एसएसएम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आवर्ती स्प्रिंग, जब कोई स्प्रिंग को चीज़ लटकाते हैं तो वो दोलन करता है, तो उस दोलन की जो आवर्ती और आवर्तकाल है उसका सूत्र हमको पाठ में याद होगा। उस फॉर्मूला को आपको यहाँ इसने काल्पनिक x और y के रूप में दे रखा है, तो x और y के मात्रक पूछे। तो कुल मिलाकर उस चैप्टर में ध्यान है कि वहाँ आपको t = 2π√m/k, एक ये आवर्तकाल का सूत्र याद है। जो मेन सूत्र बेसिक याद है ना उसको पकड़ो, और उसके बाद हाथ के हाथ उसको एग्जाम में चेंज करना आपको आना चाहिए। ये मेन फंडा है क्वेश्चन करने का, अदरवाइज हर चीज़ रट के नहीं कर सकते और हर चीज़ सोल्व करके भी नहीं कर सकते।
तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना क्या चीज़ याद रखनी है और किससे अपन क्या ला सकते हैं। अब जैसे आवर्ती पूछी, आवर्ती का सूत्र आपको रटा हुआ नहीं है, एक आवर्तकाल तो रटा हुआ ना है। अब आवर्तकाल उल्टा ही करना है, उससे कुछ नहीं है, तो आवर्ती आ जाएगी। तो आवर्ती टी को उल्टा कर दो 1/t, ये 1/2 पाई, और ये भी क्या हो जाएगा √k/m। तो ये अब 1/t क्या हो गया, आवर्ती f हो गई, तो f हो गई। इस फॉर्मूले में मैच करो, देखो अब ये 1/2 पाई कॉन्स्टेंट राशि है, तो ये c कॉन्स्टेंट दे दिया है, इसको पूरा c बोल दिया। अब √k/m, तो k के ऊपर पावर कितनी है, अंडरूट है मतलब, तो अंडरूट को अपन क्या लिख सकते हैं 1/2, और नीचे m, इसको भी क्या लिख सकते हैं m की पावर 1/, अंडरूट को 1/2 लिख सकते हैं पावर के रूप में। हेलो महेश जी। तो हाँ मैं 1 मिनट करूँ यार, महेश भी आता 1 मिनट। ठीक ठीक ठीक। ठीक। तो यहाँ पर k की पावर भी √2 हटाकर अपन पावर के फॉर्म में 1/2 लिख लिया, क्योंकि ऑप्शन हमको 1/2 के रूप में दे रखे हैं, और m के ऊपर भी हो गया 1/2। अब लेकिन चूंकि ये तो दोनों आगे ऊपर ही लिखे हुए हैं, यानी k तो ऊपर था ही, m को भी ऊपर लिख दिया, तो m को ऊपर लिखने के लिए अपन क्या लाना पड़ेगा इसको, c k की पावर 1/2, और m के ऊपर क्या हो जाएगी -1/2, ठीक है ना, बस ये। तो k की पावर तो क्या कर रखी इसने, k की पावर कर रखा y, तो y तो क्या हो गया 1/2, तो y 1/2 कौन सा है, y यहाँ पर 1/2 है, ये -1/2 गलत हो गया, ये -1/2 गलत हो गया, और ये प्लस का, तो y तो 1/2 यहाँ पर प्लस का है और एक यहाँ पर प्लस का है, ठीक है ना। और m के ऊपर क्या है -1/2, यहाँ m के ऊपर क्या था x, x का मान क्या हो गया -1/2, तो x का मान -1/2 कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। थोड़ा सावधान रखनी चाहिए, और कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ m पहले लिख रखा है, k बाद में लिख रखा है, हमारे सूत्र में मान लो k पहले लिख गया, m बाद में लिख गया, तो ये नहीं कि सीधा कौन सा किसके साथ है, वो ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरेड की विमाएँ क्या है। अब फेरेड क्या चीज़ है, फेरेड किसका मात्रक था, फेराडे और फेरेड दो बताए थे मैंने, फेरेड धारिता का था, तो फेरेड धारिता का मात्रक है, तो फेरेड की विमाएँ हम रट के नहीं रखेंगे, हमको फेरेड यानी धारिता का सूत्र पता होना चाहिए। तो मात्रक हमें सॉरी जो विमा है वो हमेशा मूल सूत्र से निकलेगी, जो मूल राशि संबंध है ना उनसे। तो धारिता का संबंध होता है आवेश और विभव से, Q/V एक सूत्र होता है, या Q = CV याद रख लो, या C = Q/V याद रख सकते हैं। अब Q तो हो गया आवेश, और अब यहाँ पर V तो वोल्टेज होता है, और वोल्टेज का तो यहाँ कुछ दे नहीं, तो MLT के फॉर्म में दे रखा है, यानी V को भी हमको उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो Q तो Q रहा, लेकिन वोल्टेज का संबंध मूल मात्रक से कैसे निकाल सकते हैं, तो वोल्टेज होता है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। MLT के लाने का मतलब है आपको या तो जूल लाना चाहिए, बल के रूप में आना चाहिए, कहीं ना कहीं द्रव्यमान और वो सब आनी चाहिए, तो इस वोल्ट का जूल प्रति कूलाम संबंध है वो निकालना पड़ेगा। ऊपर Q का मात्रक भी क्या हो गया कूलाम, और बटा के नीचे बटा कूलाम, वो भी ऊपर आ गया, तो वो भी क्या हो गया कूलाम, समझ में आ रहा है। और ये जूल बच गया, तो ये जूल। अब कूलाम को Q1 और ये भी Q1, तो Q1 क्या हो गया Q2। चाहते तो उसको एम्पेयर वगैरह में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में Q दे रखा सीधा। क्वेश्चन पढ़ते पहले ऑप्शन पढ़ो आप, किस फॉर्म में वो चाह रहा है, वो एम्पेयर में नहीं चाह रहा। हमने मान लो पहले मेहनत कर एम्पेयर में चेंज कर लिया, और बाद में पता लगा तो कूलाम में पूछ रहा था, तो टाइम खराब हुआ ना। तो पहले ऑप्शन पहले देख लो किस रूप में चाह रहा है, तो Q का मतलब कूलाम ही चाह रहा है, तो कूलाम को तो कूलाम × कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो गया। अब जूल का भी आप विमान डायरेक्ट रट सकते हो, बल की और कार्य की दो रट लो। बल की तो है m1 L1 T-2, और जूल में केवल L पे एक घात और बढ़ जाएगी, m1 L2 T-2, तो जूल का हो जाएगा m1 L2 T-2। क्योंकि अधिकांश भौतिक राशियाँ जो है ना, आवेश वाली, धारा वाली और चुंबक से, वो भी इनका कहीं ना कहीं संबंध बल से और कार्य से इनसे आएगा, इसलिए ये रटना है। अब ये ओपन को ऊपर ले लो, m-1 L-2 T2 और Q, ठीक है। जो प्लस वाले माइनस हो गए, माइनस वाले प्लस हो गए। तो m-1 कौन सा है, ये सब में m-1 दिख रहा है, L में -2 इसमें भी है, T2 T⁴ यहाँ पर ही है, और ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब ये भी क्वेश्चन जोरदार है। एक तरह का समीकरण दे रखा है, और यहाँ ओमेगा, ये तो W तो क्या है, ये W नहीं ओमेगा है, ये कोण वेग है, और V जो है वो रेखीय वेग है, और K की विमा पूछी है। अब K की विमा अगर आपको, अब देखो कॉन्सेप्ट तो क्या काम आएगा, ये sin थीटा तो ये तो मात्रकहीन हो गया। हाँ मात्रक। अब मात्रकहीन हो गए तो मैंने अभी कहा था, अभी जब शुरू में बताया था, साइन ओमेगा टी होता है जो ये होता है ना तरंग वाले समीकरण होते हैं,
उनमें साइन का ओमेगा टी लिखा होता है, तो ओमेगा की जगह तो ओमेगा लिखा हुआ ही है, इसलिए बाकी सब कुछ बचा वो किसके बराबर है, टी के बराबर है। इस पूरे का ये ओमेगा और टी ये दोनों मिला के मात्रकहीन होगा। साइन के आगे जो लिखा पूरी चीज़ है वो मात्रकहीन है। मैंने भी कहा था शुरू में, अकेला ओमेगा मात्रकहीन नहीं है, अकेला टी मात्रकहीन नहीं है, दोनों का गुणनफल मात्रकहीन है। तो इसका मतलब ओमेगा की जगह तो ओमेगा आ गया ना, तो टी का मात्रक तो बच गया। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ वो सब कुछ किसके बराबर है, टी के बराबर है। यानी इसका मात्रक, टी का जो मात्रक है वही मात्रक इन दोनों का है, और इन दोनों को आपस में घटा रखा है, यानी इसका जो मात्रक है वही इसका मात्रक है, और इस पूरे का मात्रक किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो यानी एक्स बटा वी का मात्रक भी किसके बराबर है, टी के बराबर, और के का मात्रक भी किसके बराबर है, टी के बराबर। और टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो टी आ गया। अब क्वेश्चन दिखने में क्या लग रहा था, कठिन लग रहा था यार, ये के को तो याद ही नहीं आया, पता नहीं के का मात्रक क्या है। अब फिर कई बच्चे उस के को सोचेंगे अलग से, सूत्र अलग ऐसे आता है समय में, लेकिन उस के को फिर पूरा दिमाग लगा के लाएंगे, जबकि हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये ओमेगा टी है, तो ये पूरा ले दे करके। अगर चलो ये भी याद नहीं आया तो आप इससे निकाल सकते हैं एक्स बटा वी से। एक्स विस्थापन है तो मात्रक मीटर हो गया, और नीचे वी जो है वो वेग मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो मीटर और बटा मीटर बटा सेकंड, तो मीटर मीटर कट के सेकंड ऊपर आ जाए, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या पकड़ में आया कि इन दोनों घटा रखा, तो इस दो एक्स बटा वी का मात्रक वही है जो के का मात्रक है, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो शक्ति में समय की विमा है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे खुद को एक बार कंफ्यूज कर गया, मैंने जल्दबाजी में उसको गलत टिक कर दिया एक दिन जब देखा। शक्ति में समय की विमा, अब हम क्या सोचते समय की विमा है ना यार, तो समय देखो यार T1 फट से टिक कर दिया। हाँ, तो अब वो शक्ति समय की विमा नहीं पूछ रहा, आपसे कहते समय की विमा, जब तो आप ओनली क्या पूछा, समय की विमा, तो T1 ही बोलेंगे, या लंबाई की विमा तो L1 ही बोलेंगे। लेकिन वो शक्ति में समय की विमा, यानी शक्ति के सूत्र में समय पे घात कितनी आती है, तो शक्ति क्या होती है, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड होता है। अब जूल में खुद में क्या आता है, m1 L2 T-2, और नीचे एक T1 और आ गया, तो ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, T-3 आ जाएगा सीधा ही, ठीक है ना, वो तो है ही T-3। तो शक्ति में समय की विमा जो है वो क्या है, T-3, न कि ये वाला। तो ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, सावधानी करने वाला है। ऑप्शन के बाद पहला ऑप्शन ऐसा था जो अपन गलत सोचेंगे ना वही पहले ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन हमने जो सोच लिया अगर वो कोई मैच हो गया तो हम फट से टिक कर देते हैं, एक मानवीय स्वभाव है, तो उसको थोड़ा बचना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांता गुणांक की विमाएं हैं। अब शांता गुणांक वो ईटा होता है, विमा इसी के बच्चे रट लेते हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं, शांता गुणांक विमा नहीं रटनी है, आपको सूत्र याद करना है। F बराबर एक फोर्स होता है, F बराबर 6 पाई ईटा आर वी, ये सूत्र है इसका, इसमें ईटा आता है, इसको ये शांता गुणांक होता है। जैसे शान बल लगता है ना, कोई चीज़ पानी में कोई चीज़ डालेंगे इस तरह, तो इसका सूत्र निकालना है, इसकी मात्रा निकालना है, तो इसको अकेला करना पड़ेगा, तो बाकी को उधर ले जाना पड़ेगा गुणा के रूप में, सब उधर भाग के रूप में चला जाएगा, तो F और ये सब भाग हो जाएगा 6 पाई और आर वी और ईटा। अब बल का मात्रक विमा पता ही आपको, m1 L1 T-2, 6 पाई तो कॉन्स्टेंट संख्या है, आर त्रिज्या है वो भी L1 हो गया, और वेग का क्या हो जाएगा L बटा टी, मीटर बटा सेकंड, तो L बटा टी, इस तरह से, ठीक है ना। एक एल से एक एल कट जाएगा, m1 T-2, और वो टी भी ऊपर आएगा सीधा ही, T-3 नहीं, ये टी तो 1 के रूप में आएगा, देखो कंफ्यूज नहीं होना, T-2, और ये टी तो टी की फॉर्म में आएगा ना, क्योंकि बटा के नीचे बटा है, तो वो तो सीधे सीधे आएगा बिना उल्टा हुए, तो वो तो टी की फॉर्म में आएगा, और बटा L1, तो m1 T-1 और +1 T-2 और T-1, और ये अब जब ये सीधा यहीं से ऊपर आएगा तब आ जाएगा L-1, उसको उधर लिख लेंगे, तो m1 L-1 T-1, तो थर्ड। ध्यान रखने वाली बात क्या है, कहने वाला शांता गुणांक। अब ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार एग्जाम में पूछा होगा अब तक, अलग अलग एग्जाम में, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, ये और जो टीचर वाले एग्जाम है इन सब में 20 बार ये बीमा पूछी हुई है शांता गुणांक की। लेकिन हमको उसको रटना नहीं है, हमको इतना सा सोल्व करना आना चाहिए। सोल्व करने में गलती होने के चांस बहुत कम है, रटे हुए में गलती 100% हो जाएगी, क्योंकि पता भी तो नहीं हमने जिस ऑप्शन के रूप में पढ़ा उसी ऑप्शन के रूप में पूछा हो, मान लो फोर्स के रूप में F लिख के कुछ कर देता, तो इसलिए गड़बड़ हो सकती है। अब ये देखो फिर बस क्वेश्चन आ गया, RL क्रम से प्रतिरोध स्वयं प्रकार दर्शाते हैं, तो निम्न में से किस संयोजन की विमाएं आवर्ती की विमाओं के बराबर है। आवर्ती और आवर्तकाल उल्टा हो जाएगा। तो मैंने अभी क्या बताया था, रामचंद्र जी, लालचंद जी मूँछों वाले, और लाला राम जी खड़े जो रहते हैं, इन तीनों का मात्रक क्या था, समय पर आते हैं, तो इनका मात्रक तो सेकंड था,
और समय का मात्रक का उल्टा होता है आवर्ती का मात्रक। तो उल्टा कर देना, या तो 1/RC हो या 1/√LC हो या L/R की जगह R/L हो। तो इनमें ये R और L का देखना है, तो R L का तो कॉम्बिनेशन यही है। तो L/R तो क्या होगा सेकंड, तो R/L क्या हो जाएगा, ये आवर्ती का हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो अंडर रूट वाला नहीं आएगा और L/R नहीं आएगा, R/L आएगा। ठीक है ना। अब वो एक ट्रिक याद करके उससे कितने सारे क्वेश्चन कैसे ही घुमा फिरा के पूछ ले, कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो एक क्वेश्चन है, ये मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा, नहीं आया तो पूछना मुझसे कि इसमें क्या करना है। वही एक आवर्तकाल का व्यंजक पूछा है, आवर्तकाल में समय है। अब ये हमको कोई द्रव की बूंद है, वो कंपन कर रही है, पृष्ठतनाव है उसका, घनत्व त्रिज्या दे रखी है। जैसे होता है ना, कोई पानी की बूंद है और उसका पृष्ठतनाव दे दिया आपको, घनत्व दे दिया और वो कुछ दोलन कर रही है, तो उसका आवर्तकाल पूछा है। हमको एग्जैक्ट आवर्तकाल का सूत्र याद नहीं है मान लो, तो हम कैसे चेक करेंगे कि आवर्तकाल का कौन सा सूत्र है। तो हम क्या करना है, हमें इसमें मात्रक से करना है इस क्वेश्चन को। अगर आपको डायरेक्ट सही से सूत्र हटा हुआ है तो उसको आप टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें सूत्र याद नहीं है मान लो, तो हमको मात्रक सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इधर तो सब जगह क्या लिखा हुआ है, टी। टी तो मतलब आवर्तकाल, तो इसका तो मात्रक क्या हो गया है, हाँ आर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड सेम आना चाहिए। तो इधर अगर सेकंड का मात्रक है तो इन सबको भी सोल्व करने पे क्या आना चाहिए, सेकंड। अब चूंकि यहाँ टी के बारे में दे रखा है, एस पृष्ठतनाव दे रखा है, आर त्रिज्या दे रखी है, रो घनत्व दे रखा है, के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो के कांस्टेंट राशि है मतलब, तो उसमें कोई 2π वगैरह कुछ होगा, तो के का तो कोई मात्रक नहीं है। बाकी सबके मात्रक को घुमा फिरा के गुणा भाग करने से किसका मात्रक बचना चाहिए, टी का, सेकंड का मात्रक बचना चाहिए। तो जिसको सोल्व करने पर केवल सेकंड बच जाए वही सूत्र सही है। अब जैसे रो, तो रो तो घनत्व है, घनत्व का मात्रक क्या है, तो घनत्व का सूत्र होता है m/v, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन से रो का मात्रक निकाल लेंगे। और पृष्ठतनाव जो होता है, एस पृष्ठतनाव होता है, ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है, तो F/L से पृष्ठतनाव का मात्रक आ जाएगा। F का मात्रक न्यूटन हो गया, m/L T-2 वाला, ये लंबाई हो गई, ये द्रव्यमान m1 हो गया, और ये आयतन v जो है वो मीटर क्यूब यानी कि L की का 3 हो जाएगा इस तरह से। तो ऐसे सॉल्व करके इसको करना, नहीं आया तो फिर अगले टेस्ट में इसको आप पूछ सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी वैसा ही क्वेश्चन लगभग, एक भौतिक राशि x दे रखी है, अन्य भौतिक राशि y और z पर निर्भर निम्न प्रकार निर्भर करती है, ये दे रखा है। यहाँ ABC नेतांक निम्न से किन की विमाएँ समान नहीं है। अब ये घुमाया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो कोई रट के जा भी नहीं सकता जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ABC नेतांक में किन की विमाएँ समान नहीं है। अब किन तो हमको पहले सोल्व नहीं करना, हमको पहले ऑप्शन चेक करो किस किस की पूछ रहा है। हमें क्या पता क्या कॉम्बिनेशन बना दिया क्वेश्चन में, तो हमें ऑप्शन चेक करना। x और b की विमाएँ समान है क्या, देखो ये x है और ये b है, क्या इनकी विमा समान हो सकती है, x और b की क्यों होगी बताओ। हाँ, ये जो 10 के आगे वाली चीज़ ये तो पूरी क्या हो गई, मात्रकहीन। तो इस पूरे पद में कौन बचा, b तो बचा, तो b x बराबर b, तो x और b की मात्रा समान होगी, यहाँ लिख देते हैं समान। वो कह रहा है समान नहीं है। फिर देखते हैं y और b/a की, या इसको देख लो c तथा z-1 की। तो c तथा z-1 की ये दोनों मिलके मात्रकहीन होंगे, यानी ये दोनों मात्रकहीन कब होंगे, जब c का मात्रक और z का मात्रक उल्टा है, तो एक दूसरे कटेंगे ना वो। जैसे मान लो ये मीटर है तो ये क्या होना चाहिए 1/मीटर, तब तो दोनों कट जाएंगे। और तो इसलिए c और z की मात्रक क्या है, उल्टे हैं, तो c और z-1 इसका तो मात्रक बेटा क्या हो जाएगा, हाँ ये मतलब समान होगा। ये c की z से तो क्या हो गई उल्टी, तो c की z-1 से क्या हो गई समान। समझ आ रही बात, c का z का मात्रक तो क्या हो गया आपस में उल्टा, लेकिन z को खुद को उल्टा कर दिया तो फिर मात्रक क्या हो गया समान। तो इन दोनों की विमा क्या हो गई समान। इधर y और या इसको सिंपल ये जैसे चेक कर, x तब a, अब x ये रहा और a ये रहा, तो कैसी विमा समान आएगी क्या, x की और a की विमा, ओनली a की, x और a, y हटाना पड़ेगा, तो बिना हटाए तो समान नहीं है ना। मतलब ये होगा कि इस पूरे पद ay की, इस पूरे ay की विमा x के बराबर है, यानी अकेले a की विमा x के बराबर नहीं है, तो इन दोनों की विमा समान नहीं है। कॉन्सेप्ट ये था कि इस पूरे पद की, इस पूरे पद को इसमें जोड़ रखा है, तो पूरा यानी पद का मतलब a और y का दोनों का गुणनफल जो है, a y का दोनों का गुणनफल है वो x के बराबर है, यानी अकेला a x के बराबर नहीं है। लेकिन y और b/a को देखें तो y
अब आप देखो ये तो पूरा मात्रकहीन हो गया, तो b बच गया v और ay और b दोनों की क्या है, समान है। तो y को अगर देखेंगे तो b बटा a हो जाएगा, y इक्वल टू b बटा a, तो इनको भी समान हो जाएगी। तो ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान, ये असमान है, तो ये समान नहीं। अब ये कुछ क्वेश्चन त्रुटियों के हैं, तो त्रुटि वाला अपन चाहें तो नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, तो इसी में कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि की इकाई, सिंपल सा क्वेश्चन थोड़ा बताता हूँ उसमें। त्रुटि जो होती है वो कोई भी भौतिक राशि पर नापते हैं, तो कितने भी अच्छे उपकरण से नापें उसमें थोड़ी बहुत नापने में त्रुटि हो ही सकती है। तो उसको अपन सिंपल सा जो उसका वास्तविक मान है और जो नापा गया मान है उनका जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, त्रुटि कहलाएगा। वास्तविक मान मान लो कोई चीज़ का 10 है और आपने नाप दिया 10.1, तो इनका जो अंतर आया 0.1 वो त्रुटि है। वास्तविक मान से अपन ज़्यादा भी नाप सकते हैं और कम भी नाप सकते हैं, दोनों ही त्रुटि कहलाती है। तो एक तो त्रुटि वाली बात हुई। जो त्रुटि आई वो दोनों का अंतर आया, उसमें वास्तविक मान का भाग दे देंगे तो आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। जैसे मैंने कहा 10.1 और 10, इन दोनों का अंतर कितना आया 0.1, ये तो क्या है, त्रुटि। मान लो ये लंबाई का मतलब उसको डेल्टा एक्स लिख देते हैं, अंतर जो आया ये त्रुटि है। अब इस त्रुटि में जो वास्तविक मान था 10, उसका भाग दे दिया यानी एक्स का, तो क्या बन गई वो आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष सापेक्ष एक ही बात है। और इस डेल्टा एक्स बटा एक्स को अगर आपने 100 से गुणा कर लिया तो वो बन जाएगी प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। एक तो ये त्रुटि में दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप जैसे मान लो कोई राशि है x बराबर a माइनस बी है भले, तो a में से b घटाने पर x आ रहा है, लेकिन आप a को नापने में भी गलती करते हैं और b को नापने में भी गलती करते हैं, तो x को नापने में क्या होगा, तो a की त्रुटि आपको दे रखी है और b की त्रुटि भी दे रखी है, तो a की त्रुटि में से b को घटाने से x की त्रुटि नहीं आएगी, a की त्रुटि में b की त्रुटि को जोड़ने से गलती आएगी। कैसे कि जैसे आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, आप फिजिक्स में भी गलती करते हैं और केमिस्ट्री में भी गलती करते हैं, तो गलतियाँ तो क्या हो जाएगी, बढ़ी जाएंगे ना एग्जाम में तो मिला करके। ऐसे यहाँ पर भी है कि ए और बी इन दोनों से ये चीज़ बनी है और आप दोनों को नापने में गलती कर रहे हो, तो इसमें तो गलती क्या हो गई, उल्टी ज़्यादा हो गई। तो गलतियाँ घटती नहीं है, गलतियाँ जुड़ती जाती हैं। तो त्रुटि जो है हमेशा जुड़ती है, ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर मान लो a प्लस बी होता तो लगता है भाई यहाँ a की त्रुटि और b की त्रुटि जोड़ने से x की त्रुटि आ जाएगी। क्वेश्चन ऐसा आता है कि a में इतनी त्रुटि है, b में इतनी त्रुटि है, तो बताओ x में कितनी त्रुटि होगी। तो इनको जोड़ रखा है तब भी त्रुटियों को जोड़ेंगे, इनको घटा रखा है तब भी त्रुटियों को जोड़ेंगे, और गुणा कर रखा है तो भी जोड़ेंगे, और भाग दे रखा है तब भी जोड़ेंगे, दोनों तरह से। तो ये है एक। तो अब इसमें प्रतिशत त्रुटि की इकाई है, त्रुटि का प्रतिशत त्रुटि कौन सी होगी, डेल्टा एक्स बटा एक्स। तो एक्स का मात्रक वही होगा जो नीचे एक्स का है, तो मात्रक मात्रक कट जाएगा, तो प्रतिशत त्रुटि कोई वहाँ नहीं होती है। तो प्रतिशत त्रुटि मात्रकहीन होती है। त्रुटि का तो वही मात्रक होगा, जैसे मान लो द्रव्यमान 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 में द्रव्यमान घटाया तो द्रव्यमान आया, तो त्रुटि का तो मात्रक है द्रव्यमान वाला वही, लेकिन प्रतिशत त्रुटि यानी कि प्रारंभिक का भाग देने के बाद उसका कोई मात्रक नहीं बचेगा। नेक्स्ट है मापन की शुद्धता निर्धारित होती है। मापन की शुद्धता भी वही प्रतिशत त्रुटि से, कितना % त्रुटि करो, जितना कम % त्रुटि होगी उतना ही मापन शुद्ध होगा, तो वो भी प्रतिशत शुद्ध होती है। त्रुटि को डिटेल में कभी पढ़ाएंगे। फिर जो है क्वेश्चन दे रखा जोरदार, एक भौतिक राशि P निम्न सूत्र से दे रखी है, तो P से अधिकतम त्रुटि किस P में अधिकतम त्रुटि किस राशि के कारण आ सकती है। तो ये ध्यान रखो, अगर एक राशि का कई सारी राशियों संबंध है तो उनमें सबसे ज़्यादा घात वाली राशि होती है वो त्रुटि, उसके कारण उसमें त्रुटि भी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर a की घात 3 है, b की पावर 1/2 है, c की पावर -7, c की घात 3/2, तो सब पे अलग अलग घातें हैं, तो जिसकी जैसी घात होगी वैसा ही प्रभाव p पे पड़ेगा। तो जिस सर्वाधिक घात वाली जो राशि है उससे ही त्रुटि भी सबसे ज़्यादा आएगी। तो सबसे ज़्यादा घात वाली कौन सी राशि हुई, a³ और c की घात -4, तो भले वो माइनस में है लेकिन फर्क तो पड़ेगा उसका, ठीक है ना। तो c का फर्क सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो c राशि में हाँ प्लस माइनस नहीं पड़ेगा, घात कैसी भी हो वो तो उसको उसी रूप में मल्टीपल करेगी, मतलब इस तरह से, क्योंकि c की घात आप c को 2 गुना करोगे तो 16 गुना अंतर आएगा इसमें, बोले माइनस में है तो उसको पटा के प्लस में कर सकते, क्या फर्क पड़ रहा है इस तरह से। तो इसलिए सबसे एक कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है, एक राशि का अन्य कई सारी राशियों संबंध है, उन सब राशियों में अगर त्रुटियाँ होती है तो जो सर्वाधिक घात वाली राशि है उसके कारण उस राशि में सबसे ज़्यादा त्रुटि आएगी इस तरह से। तो ये c के कारण हो जाएगा। देखो अब जो है क्वेश्चन है ये आ गया, छड़ a की लंबाई इतनी दे रखी है और b की लंबाई है इतनी दे रखी है, तो a की तुलना में b की लंबाई कितनी अधिक है, मतलब है a की तुलना में b की लंबाई कितनी ज़्यादा दिख रहा है। a की लंबाई कितनी 3.25 और b की लंबाई कितनी 4.19, यानी b की लंबाई क्या है
ए से ज़्यादा है, तो ये पूछा कि ज़्यादा कितनी है, तो अपन क्या करेंगे, बी वाले में से ए को घटा देंगे। तो बी में से ए को घटा तो दूंगा तो, लेकिन बी के साथ त्रुटि भी है, तो बी के मान कितना है 4.19 प्लस माइनस 0.01, और फिर इसमें से घटा देंगे ए की 3.25 और प्लस माइनस 0.01। अब कॉन्सेप्ट पकड़ो इसमें, है हाँ हो समान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें करना क्या, अब इसमें से घटाना था ना, तो 4.19 में से 3.25 तो घटाएंगे, तो ये तो कितना आएगा 0.94 आ गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी त्रुटि में से इसकी त्रुटि घटानी नहीं है, जोड़नी है, त्रुटि जुड़ेगी, तो 0.01 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस लगाएंगे और 0.02 कर देंगे। इतनी प्लस का मतलब ज़्यादा भी हो सकता है इतना मान, और इससे इतना मान कम भी हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है मैन, ये तो अपन क्या कर देंगे, जो भी सूत्र पूछा प्लस आया तो प्लस करेंगे, माइनस आया तो माइनस करेंगे, लेकिन त्रुटि जो है वो आपस में जुड़ेगी, कभी घटेगी नहीं। और जैसे अभी क्वेश्चन है, एक भौतिक राशि ए है, इन सबसे संबंधित का ए सूत्र दे रखा है कि, ठीक है, ये सूत्र दे रखा है, ए इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी रूट टी। अब इनकी परसेंट त्रुटि दे रखी है, ए बी सी डी इन सब में परसेंट त्रुटि दे रखी है, ए में 1% है, बी में 3% है, सी में 2% है, उसमें 2% है। तो जब इस तरह सूत्र दे रखा हो और इनकी त्रुटि से इसकी त्रुटि निकालनी हो, तो ये घात वाली चीज़ होती है, घात आगे आ जाएगी त्रुटि के रूप में, यानी डेल्टा ए बटा ए। त्रुटि जब निकालेंगे तो ए की त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा ए बटा ए। तो इसकी त्रुटियाँ इनसे किस तरह संबंधित है, तो हर राशि की जो घात है उसको तो आगे लेना है, 2 को आगे ले लेंगे और डेल्टा ए बटा ए कर लेंगे, ठीक है ना। फिर इसको जोड़ देंगे, इसमें जुड़ जाएगी ये 3 गुणा डेल्टा बी बटा बी। फिर जोड़ देंगे, नीचे वालों को भी जोड़ेंगे, ये सी है, इसकी चूँकि घात ए की है तो 1 गुणा डेल्टा सी बटा सी, और इसको भी जोड़ेंगे, रूट का मतलब 1/2, तो घात 1/2 डेल्टा डी बटा डी। त्रुटियाँ जोड़नी है, गुणा में हो चाहे भाग में हो, सब राशि जोड़नी है, किसी को घात हो तो घात को आगे ले लेना है, तो ये हो जाएगा 2। अब डेल्टा ए की त्रुटि कितनी है 1%, तो 1 कर दिया, प्लस ये बी 3 गुणा बी की त्रुटि कितनी है 3%, तो 3, फिर प्लस 1 गुणा सी की त्रुटि कितनी है 2, प्लस 1/2 गुणा डी की त्रुटि कितनी है 2, ठीक है, 2 कट गया तो 1 आ गया, तो ये हो गया 2 एकम 2, सॉरी इधर देख लो ऊपर, 2 प्लस ये 3 तो 9, और ये 2 प्लस ये कितना हो गया 1, तो 9 तो 11 और 3 14%। इस तरह से करना, तो ये त्रुटि का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हल कर सकते हैं। और अब ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले दिखाया था आपको, कि जो लास्ट ईयर एग्जाम आया सेकंड ग्रेड में आया, मतलब ये कोई बड़े एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये कोई नीट का या एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड टीचर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप इसमें सोचो क्या कर देना चाहता था। विमाओं का योग पूछा, ए बी सी की विमाएँ, इनका योग किसके तुल्य होगा, तो ए बी, सॉरी इसमें ये जो बी है ना, क्वेश्चन क्या था, एक वस्तु का विस्थापन दे रखा है एक्स है और गतिज ऊर्जा है के, और इसके लिए सूत्र दे रखा है, इस तरह काल्पनिक सूत्र बना दिया। तो कह रहा है कि बी की विमाएँ हैं एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। ये जो बी है इसकी ये विमा है, तो उसके जो ए बी और सी जो घातें आएंगी उनका योग पूछा है। तो सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब हमें पता नहीं चल रहा साहब ए बी क्या है, ए क्या है, ये तो काल्पनिक राशियाँ हैं, लेकिन हम केवल एक को पता है, एक्स पता है ये विस्थापन है, और के पता है ऊर्जा है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या काम आएगा, समान जुड़ता है। इसका मतलब अगर ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में जोड़ रखा है तो ए स्क्वायर का मात्रक वही है जो एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। तो के इज इक्वल टू, तो ये क्लियर हो गया, बी एक्स का मात्रक तो मीटर हो ही गया, और दोनों का नीचे मात्रक क्या आ रहा है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर बचेगा। इधर के क्या है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा मतलब वही जो जूल का मात्र वो विमा होती है, तो इसकी हो गई m1 L2
और टी माइनस 2, ये तो इसकी हो गई। और एक जो मीटर बच गया वो उधर आ जाएगा, तो वो उधर और आ जाएगा, तो L1। समझ में आई ना बात ये, के का तो ये लिखी दिया मैंने। और इधर जो मीटर, 1 मीटर बच गया था नीचे, तो जो नीचे था वो इधर आके ऊपर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो L1 हो गया। तो ये हो गया M1 L2 और एक कितना हो गया 3 और T माइनस 2। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, ए बी सी का योग। ये जो ए बी सी है, तो ए तो कितना आ गया 1, बी कितना आया 3 और टी कितना हो गया -2। तो 3 हो गया 4, 4 में 2 गया तो 2, तो 2 बच गया। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। आज मैंने इसमें 30 क्वेश्चन दिए थे, मात्रक, विमा और त्रुटि सब आ गए। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो और डिटेल पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए और आसान हो जाएंगे। लेकिन मैंने कई सारी किताबों में देखें, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कठिन से कठिन भी और आसान। पैटर्न करीब करीब सब तरह के क्वेश्चन आ गए इसमें, मतलब 30 क्वेश्चनों में। अब वो आपके अभ्यास की बात है कि अपन कितना जल्दी कर सकते हैं। पैटर्न तो ये रहेगा, तरीका, मतलब क्वेश्चन का टाइप यही होते हैं, लेकिन उसको आप थोड़ा सा मान लो मैं क्वेश्चन को 1 मिनट में कर सकता हूँ, आपको 5 मिनट लग रही है, 2 मिनट लग रही है, उस टाइम को कम करने पर क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी तरीका यही है। ठीक है, समझ में आया, मज़ा भी आया। चलो ठीक है, अब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कई बार क्लास में तो अलग तरह का माहौल बनता है। ठीक है ना, और कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा आगे पूछें।